नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम जो सौर परिवार सौर मंडल के संबंधित देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में जो हमने तारामंडल के बारे में देखा था, ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं होती हैं। हमारी जो आकाश गंगा का नाम है वो दूध मेखला है। मिल्की वे आकाश गंगा है अपनी। और उस आकाश गंगा के अंदर अपना सौर मंडल है, सौर परिवार है पूरा का पूरा। और उसके अंदर एक ग्रह पृथ्वी है और उस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं। और इसके बाद में हमने तारामंडल के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से देखा था कि विभिन्न विभिन्न ताराओं के समूह हमें दिखाई देते हैं, जिसको तारामंडल कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आई होप समझ में आया होगा। एकदम एनसीईआरटी आधारित कंटेंट है। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, पर बेल आइकन को भी दबा लो और वीडियो को लाइक भी करो भाई साहब। ठीक है, इतनी मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ये कंटेंट एक स्थान पर पूरा व्यवस्थित मिल जाएगा आपको। पीछे वाली क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस क्लास में पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। मात्र 2 या ढाई घंटे में पूरी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे की क्लास पहले वाली थी, वही 1 से 1.5 घंटे की क्लास ये रहने वाली है। ठीक। और जिसको ऐसा लगे थोड़ी सी क्लास बड़ी होने वाली है, तो आप 2 गुना की स्पीड करके भी देख सकते हो। ये हमने क्या देखा था? सबसे पहले देखा था कि आकाश गंगाएं क्या होती हैं। अनेक करोड़ जो तारे होते हैं, बादल होते हैं, गैस होते हैं, उनका समूह क्या होती है? आकाश गंगा होती है। ऐसी अनेक आकाश गंगाएं मिलकर, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो बिग बैंग थ्योरी से हुई है। और 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की क्या हो गई थी? उत्पत्ति हो गई। महाविस्फोट से बनाया, जिसको बिग बैंग बिग थ्योरी बोला जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड जो विज्ञान होता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। आकाश गंगाएं जो अपनी होती है वो मिल्की वे आकाश गंगाएं होती हैं, जिसको हिंदी में दूध मेखला बोलते हैं। ठीक है। इसका जो पथ होता है वो कुछ, कोई ये कहता है प्रबल्याकार होता है, और कोई ये कहता है एरावत पथ होता है इसका। ठीक है ना। और बहुत सारे खगोलीय पिंड जो आपको आसमान में रात्रि में जो चमकते हुए दिखाई देते हैं वो खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड में सूर्य आते हैं, तारे आते हैं, ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, चंद्रमा, सभी खगोलीय पिंड हैं। ठीक है। उसके बाद में तारे क्या होते हैं? जिनका सोम का प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा होता है। तारे का जो तारा हमें पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान रखना कि ऐसा लग रहा है कि तारा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहा है। क्यों? क्योंकि तारा वास्तव में होता स्थिर है, परंतु पृथ्वी है ना, अपने घूर्णन अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है ना, तब हमें ऐसा प्रतीत होता है। तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम आदि तत्व उपस्थित होते हैं। और जिससे नाभिक संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिक संलयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करता है, जिससे तारे को एनर्जी मिलती है, जिससे तारे क्या होते हैं? चमकते हैं। तारे का भी अपना एक जीवन चक्र होता है। सबसे पहले तारा बनने की प्रक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले तारा बनने की प्रक्रिया में निहारिकाएं होती हैं, बहुत सारे गैसें होती हैं प्रज्वलित। उन पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दबाव पड़ता है। दबाव पड़ते ही वो एक गर्म गोला बन जाता है, जिसको प्रोटोस्टार कहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे तारे का निर्माण होता है। उसके बाद में उसमें नाभिक के संलयन अभिक्रिया जो शुरू हो जाती है, हाइड्रोजन से हीलियम, उसको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, जिससे वो क्या होता है? तारा क्या होता है? चमकता है। उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। उसके बाद में जैसे जैसे हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, उसके अंदर हाइड्रोजन पूर्णतः हीलियम में बदल जाती है, तब वो एक लाल दानव एक अलग आकृति बना लेता है, जिसको लाल रंग का हो जाता है, जिसको लाल दानव कहते हैं। अब ये लाल दानव के आगे क्या बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका आकार छोटा है या बड़ा है। इसका आकार अगर बहुत बड़ा होगा तो सुपरनोवा, एक विस्फोट होगा, बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिससे विस्फोट होते ही या तो जो वो विस्फोट होने के बाद में न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा या ब्लैक होल का निर्माण कर लेगा। अगर ये लाल दानव का आकार छोटा होगा तो उसको श्वेत वामन का निर्माण करेगा, और श्वेत वामन आगे जाकर काला वामन बना लेगा। ठीक है ना। ये अभी तक ऐसा संभव नहीं हुआ है। और ये जो आकार है लाल दानव का आकार, वो ध्यान रखना सूर्य का जो आकार है या सूर्य का जो द्रव्यमान है, कोई भारी अगर तारा है ना जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है, उसका अगर ईंधन समाप्त होता है तो वो सुपरनोवा विस्फोट बनाता है। ध्यान रखना। अगर सूर्य जो है खुद वो भी एक तारा है, और कभी आने वाले समय में के अंदर अगर वो लाल दानव में बदला तो फिर वो श्वेत वामन में बदलेगा और फिर काला वामन में बदलेगा। ठीक है ना। सुपरनोवा स्फोट नहीं देखने को मिलेगा। सूर्य से भी भारी भारी तारे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें मात्र 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। ये जो हल्का और भारी जो तारा है ना, ये बात बताई थी चंद्रशेखर ने, बताई थी। चंद्रशेखर लिमिट बता दी जाती है 1.44 गुना सूर्य का जो द्रव्यमान है, वो इसकी लिमिट है।
उसके बाद में तारामंडल के बारे में देखा था, बहुत सारी आकृतियां मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, जिसमें आपने एक ये देखा था, एक तो छोटा भालू होता है, एक बड़ा भालू होता है, एक ग्रेट बियर होता है, एक लिटिल बियर होता है, ठीक है ना। बड़े वाला भालू होता है, उसके अंदर 7 तारों का समूह होता है जिसको सप्तऋषि बोलते हैं, ध्यान रखना। और वो डिपर बोलते हैं, एक तरीके से उसमें डिपर लगी होती है, ठीक है ना। तो ये बड़ा तारा होता है तो बिग डिपर बोलते हैं। लिटिल जो बियर होता है उसके अंदर लिटिल डिपर होती है, और लिटिल डिपर के अंदर 7 तारे होते हैं जिसका एक तारे का नाम होता है ध्रुव तारा, ठीक है ना। और जो ग्रेट बियर होता है जिसको अर्सा मेजर बोलते हैं उसको अर्सा माइनर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो 7 तारे होते हैं, 7 तारे जिसको सप्तऋषि बोला जाता है, अलग अलग स्थानों पर एक हल जैसी आकृति, ये कहा जाता है एक प्रकार का ये हल है, कोई ये कहता है एक डेगची है ये पकड़ने वाली, ठीक है ना, जिसके अंदर यहाँ से पकड़ लेंगे यहाँ सामान भी डल जाएगा इसके अंदर। कोई ये कहता है कि 7 ऋषियाँ हैं, ऋषि हैं यहाँ पे, इसलिए इसका नाम सप्तऋषि भी बोलते हैं। आपको ये पूछ ले जो 7 तारे हैं वो किस तारामंडल के संबंधित है, आप ये कहोगे ग्रेट बियर और अर्सा मेजर तारामंडल के संबंधित हैं। इन 7 तारों को बिग डिपर भी बोला जाता है, ध्यान रखना। लिटिल बियर है अर्सा माइनर, ठीक है ना। जो उसके अंदर लिटिल डिपर है ना, वो तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है, जिसके अंदर एक तारा ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है, उत्तरी गोलार्ध से देखा जा सकता है, दक्षिण गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता, ध्यान रखना। उसके बाद में हमने ये देखा है जिसमें जो ग्रेट बियर होता है वो आप कब देख सकते हो, ये आप देख सकते हो जो गर्मियों के दिनों में आप रात्रि के अंदर देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में ठीक है ना, ध्रुव तारा से उत्तर दिशा निर्धारित होती है। ध्रुव तारा स्थिर क्यों प्रतीत होता है, अन्य तारे हमें क्या होते हैं, गति करते हुए नजर आते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, परंतु ये तारा स्थिर इसलिए नजर आता है क्योंकि ये पृथ्वी की जो मुख्य अक्ष होती है ना, जिस अक्ष पर वो घूर्णन करती है उस अक्ष के एकदम ऊपर स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद में लियो मेजर तारा शेर की आकृति का होता है, जैसे इस आकृति का होता है, मैंने आपको दिखाया था लियो मेजर। उसके बाद में लियो मेजर तारा, ठीक है। और उसके बाद में एक हमने जो ये जो ओरोएन जो तारामंडल है वो पढ़ा था। ओरोएन एक प्रकार का शिकारी होता है, एक शिकारी जैसा लग रहा है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, 7 से 8 तारे हैं इसके अंदर। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई कुत्ता लगा हुआ है, ठीक है ना, जिसको केनिस मेजर बोलते हैं क्या, ठीक है। केनिस मेजर एक नाम का कोई कुत्ता है जो इसके पीछे दौड़ रहा है, और ये इस शिकार कर रहा है, किसका कर रहा है, कोई बेल का शिकार कर रहा है, वर्ष का शिकार कर रहा है, टोरस का शिकार कर रहा है, ध्यान रखना, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो सबसे जो चमकीला तारा होता है ना, सीरियस तारा होता है, वो केनिस मेजर। केनिस मेजर का मतलब क्या हुआ रे, केनिस मेजर, केनिस है, केनिस 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 केन्नी, केन्नी से मैंने याद कहा था आपको, खेनीस है, राजगढ़ के हो भाई साहब, केन्नी ने कहकर खेनीस है, के अरे खेनीस है भाई साहब, के है खेनीस है, ठीक है ना। खेनीस मेजर वो एक कुत्ते की तरह ही होता है, ध्यान रखना। और वो जो जिसके पास भाई साहब खुद के पास बेरोजगार है, खेनी नहीं है, वो दूसरों के पीछे ही दौड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओरोएन, ओरोएन होता है वो शिकारी तारा बोलते हैं इसको, और ये ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी का क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। उसके बाद में केशियोपिया, केशियोपिया का मतलब एम और डब्लू, ठीक है ना। केशियोपिया, केशियोपिया कैसे याद कर सकती हो आप, ठीक है ना। कैसे पिया, कैसे पिया, कैसे पिया, कैसे पिया, केशियोपिया, कैसे पिया, एम आकार का इस तरीके से पिया है, इस तरीके से पिया आपने, ठीक है। उल्टा पिया, उल्टा पिया, ठीक है ना। केसियो पिया, एम आकार का डब्लू आकार का होता है, बस इतना ध्यान रखना। नक्षत्र होता है वो तारों का एक समूह का नाम होता है, अलग अलग प्रकार के नक्षत्र हैं वो ध्यान में रखना। और जो भारतीय पंचांग के अनुसार 9 ग्रहों की संख्या है और 27 टोटल के हैं नक्षत्र हैं। तो ये हमने मोटा मोटी देख लिया था, और आज हम सौर मंडल के संबंधित देखेंगे जिसके अंदर सूर्य, ठीक है, और सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनके संबंधित इस वीडियो सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो एक बार शेयर जरूर कर देना। एक तो जो खगोलीय पिंड जो हमने देखे थे, बहुत सारे खगोलीय पिंड होते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे खगोलीय पिंड हमें पढ़ने हैं। खगोलीय पिंड का अध्ययन कोस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाती है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाती है, ध्यान रखना, खगोल विज्ञान बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। और सौर परिवार, सौर परिवार का मतलब ये है कि सूर्य का जो परिवार है, जैसे आपके पिता के नाम से या आपके दादा के नाम से जाना जाता है कि भाई साहब फलाने को परिवार, भी यही सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो मुख्य इसमें सूर्य है, तो सूर्य का अपना परिवार, ठीक है ना, सौर मंडल बोलते हैं उसको। उसके अंदर सूर्य आता है और उसके चारों ओर
जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर पड़ेंगे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बनता है। ध्यान रखना, सूर्य के चारों ओर अनेक ग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह भी चक्कर लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रह के चारों ओर ये उपग्रह चक्कर लगाते हैं, और ये उपग्रह सूर्य के चारों ओर भी क्या लगाते हैं, इसके साथ साथ चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, जैसे ग्रह धीरे धीरे चक्कर लगाएगा तो उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो ऐसे इस तरीके से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अन्य जो खगोलीय पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह हुआ, ठीक है ना, अन्य बहुत सारे पिंड हैं जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, सौर परिवार के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इसकी जो खोज की थी सौर परिवार की, वो निकोलस कोपरनिकस ने की थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। सौर परिवार में ये ध्यान रखना, सौर परिवार के निम्न में से सदस्य कौन कौन से हैं, कई बार प्रश्न आता है। सौर परिवार के अंदर ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, धूमकेतु भी आते हैं, उल्का पिंड भी आते हैं, आदि पिंड आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको ये पूछ ले कि सौर परिवार के अंदर क्या तारे आते हैं, नहीं आते सर तारे, क्योंकि तारे, सूर्य एक खुद तारा है, इसका अपना अलग से परिवार है, जिसके अंदर ग्रह आएंगे, उपग्रह आएंगे, ठीक है, धूमकेतु आएगा, उल्का पिंड आएंगे, क्षुद्र ग्रह आएंगे, सारे के सारे सौर परिवार के सदस्य हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न आता है, ध्यान रखना। सूर्य के, जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। सूर्य के अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ध्यान रखना। सूर्य के चारों ओर क्या लगते हैं, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है ना, उसी के कारण इसके सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। वह ग्रह वे पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं, ध्यान रखना। जैसे तारे हमने देखा है, तारे, तारे का क्या, तारे के पास क्या होता है, सोम का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य एक तारा है, ध्यान रखना, सूर्य एक तारा है। सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये क्या नहीं होते हैं, ये टिमटिमाते नहीं हैं, और ये सूर्य के प्रकाश ही इस पर गिर पाता है, ध्यान रखना। अगर जितना प्रकाश इस पर गिरेगा और जितना ज़्यादा परावर्तन आपको देखने को मिलेगा, वो उस कारण अगर टिमटिमा सकते हैं, मतलब सोम का कोई प्रकाश नहीं होता, सोम वैसे टिमटिमाते ही नहीं है ग्रह, ध्यान रखना, ठीक है ना। चमकीले दिखाई दे सकते हैं, जैसे शुक्र ग्रह होता है, वो सबसे चमकीला ग्रह होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सोम का प्रकाश नहीं होता ग्रह के पास, ध्यान रखना। ग्रह वे पिंड होते हैं तो टिमटिमाते नहीं है, जैसे तारे होते हैं वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ध्यान रखना। तो तारे होते हैं ना, तारे जो टिमटिमाने का कारण वही है, आपको पता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश की कौन सी घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश का जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। परंतु ग्रह होते हैं ना, ग्रह वो क्या नहीं होते, टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत नहीं होते, ध्यान रखना। जबकि ग्रह में अपना सोम का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के परिक्रमा करते हैं, यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, ध्यान रखना। अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। एक ग्रह दूसरे ग्रह की परिक्रमा पथ को नहीं काटता, ध्यान रखना। इसका रूल होता है कि जब एक ग्रह होता है ना, जैसे ये सूर्य है, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये ग्रह बुध ग्रह है, बुध ग्रह है, वो इस तरीके से चक्कर लगा रहा है ना, तो दूसरा ऐसा कोई ग्रह नहीं होगा जो इसकी परिक्रमा को काट देगा इस तरीके से। शुक्र ग्रह ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। 24 अगस्त 2006 में 9 ग्रह थे, 24 अगस्त 2006 तक 9 ग्रह थे। वर्तमान में सौर परिवार में 8 ही ग्रह हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सूर्य की निकटतम दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ये क्रम है, इसमें आगे हम देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा ये डायग्राम में दिखा देता हूँ, देखो, ये याद रखने, यहाँ याद कर लो भाई साहब, काम निकल जाएगा अपना। अब देखो, सूर्य है, ठीक है सर। अब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है ना, वो बुध ग्रह है। जैसे यहाँ सूर्य है तो यहाँ बुध ग्रह है, वो इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, ध्यान रखना। और जितने भी ग्रह होते हैं वो किस से, पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं, ध्यान रखना, परिभ्रमण करते हैं। और अपनी अक्ष पर है ना, अक्ष पर घूर्णन करते हैं ना, वो भी किस, पश्चिम से पूर्व। पप्पू याद कर लेना, पश्चिम से पूर्व है। परंतु अपवाद है, मैंने याद रख रखा है कि शुक्रिया मैंने अदा किया था अरुण का। अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत, अपने अक्ष पर विपरीत घूर्णन करते हैं। ये सारे के सारे ग्रह पर सूर्य के चारों ओर तो जो
परिक्रमण करते हैं ना वो तो पश्चिम से पूर्व करते हैं, परंतु अपनी अक्ष पर है ना केवल ये दो ग्रह ऐसे हैं जो अरुण और शुक्र हैं, जो अपने खुद की अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, ध्यान रखना। और आपको पता है कि जब कोई भी पिंड अपने एक्स पर घूर्णन करता है ना, उसके कारण दिन रात बनते हैं वहां पे, ठीक है ना। जैसे मुझे ये बताओ, पृथ्वी भी एक ग्रह है जो अपने एक्स पर घूर्णन किस दिशा से करती है सर, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, ठीक है ना। इसलिए सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है। हमें आपको पता है पृथ्वी के अंदर सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है, पर ऐसे कुछ ग्रह होंगे जिसमें, जैसे शुक्र ग्रह पर मैं ये पूछूं कि सूर्य उदय किस दिशा में होता है, आप ये कहोगे सर ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, ठीक है ना। वो पश्चिम से पूर्व था तो सूर्य उदय पूर्व दिशा में था, तो ये जो पूर्व से पश्चिम है इसका मतलब सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र ग्रह पर, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और सूर्य जो अस्त है वो पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि घूर्णन भी क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। बुध इसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगा रहा होता है, यहाँ पे बुध ग्रह है सबसे नजदीक, ठीक है ना। उसके बाद में शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, पर ये कभी भी एक दूसरे का पथ नहीं काटते, ध्यान रखना। ऐसे सूर्य के चारों ओर ये जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं। शुक्र ग्रह, बुध ग्रह आ गया, शुक्र ग्रह आ गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण और वरुण, ध्यान रखना 8 ग्रह हो गए। अब देखो इनको याद कैसे करोगे, सबसे नजदीक बुध ग्रह है, ये ध्यान रखना। बुध को गणेश जी का वार मानते हो आप, ठीक है ना। सबसे जो प्रारंभ होता है वो गणेश जी से हो रहा है भाई साहब, बुध ग्रह से हो रहा है। उसके बाद में इसका क्रम याद करने का एक शानदार तरीका बताता हूँ, कोई ट्रिक नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो, बुध है ना, बुध संडे को, और सारे आपको वार ही देख रहे हैं, देखो जैसे शुक्रवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ठीक है। और जो पृथ्वी है, रविवार को आप पृथ्वी मान लेना बस, ठीक है। तो आप बुध से शुरू कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये तो पता ही है कि सूर्य के नजदीक बुध ग्रह है, तो बुध से शुरू कर रहे हो आप, बुध से शुरू कर रहे हो तो आप याद रखो, देखो बुधवार से शुरू कर दो, एक वार को छोड़कर दूसरा वार बता दो, एकांतर क्रम में वार को लिख दो, बुधवार, बुध के बाद में बृहस्पति को छोड़ दो, शुक्र लिख दो, बुध शुक्र, फिर शनिवार को छोड़ दो, फिर रविवार लिख दो, रविवार मतलब पृथ्वी, रविवार के बाद में सोमवार छोड़ दो, मंगलवार लिख दो, मंगलवार, मंगलवार के बाद में बुधवार छोड़ दो, बृहस्पतिवार लिख दो, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार छोड़ दो, शनिवार लिख दो, एकांतर क्रम में लिखने, शनिवार, शनिवार के बाद में वापस देखो अरुण और वरुण, लास्ट में याद रखना अरुण और वरुण, ठीक है। जैसे यूरेनस और नेपच्यून, इंग्लिश में भी ध्यान रखना है इनको दोनों को, लास्ट वाले कई बार आ जाता है, अरुण और वरुण, ऐसे अरुण वैसे वरुण, ठीक है ना, याद हो जाएंगे। ये तो सूर्य से धीरे धीरे दूरी पर है, जैसे सूर्य है उसके चारों ओर सबसे नजदीक बुध ग्रह चक्कर लगाता है, उसके बाद में शुक्र ग्रह लगाता है, उसके बाद में पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसके बाद में मंगल ग्रह लगाता है, उसके बाद में बृहस्पति लगाता है, शनि लगाता है, अरुण वरुण। अब याद रह जाएंगे ना, याद रह जाएंगे सर, बुधवार आ जाएगा, बृहस्पति को छोड़ देंगे, शुक्र आ जाएगा, शुक्र, शनि को छोड़ देंगे, पृथ्वी आ जाएगी, और रविवार आ गया, उसके बाद सोमवार को छोड़ देंगे, मंगल ग्रह आ जाएगा, मंगलवार के बाद में बुधवार को छोड़ देंगे, बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति के बाद में शुक्र को छोड़ देंगे, शनि आ जाएगा, शनि के बाद में अरुण और वरुण आ जाएंगे। टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। 2006 से पहले 9 ग्रह हुए करते थे, एक तो प्लूटो और ग्रह था इसके, प्लूटो यहाँ था प्लूटो, पर अब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में हटा दिया है। जब जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो संघ था ना, IAU, वो प्राग सम्मेलन हुआ था 24 अगस्त 2006 को हुआ था, वहां इन जो प्लूटो ग्रह को बोने ग्रह के अंदर रख दिया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपने पथ को साफ नहीं रखता था, अपनी जो कक्षाएं हैं, जैसे शुक्र ग्रह की अपनी एक कक्षा है, इसमें चक्कर लगाता है, वो पृथ्वी की एक कक्षा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिंड थे, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना कम होने के कारण, जैसे यहाँ अगर इसके अंदर पिंड होंगे ना तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, परंतु यहाँ बहुत सारे पिंड थे और फिर भी ये चक्कर लगा रहा था, इसका मतलब जो उसकी कक्षा थी वो साफ नहीं थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। उस कारण इस प्लूटो को क्या हटा लिया गया, ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह के अंदर रख दिया गया। चलो सर याद हो जाएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, क्रम याद हो जाएगा। अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा ग्रह आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, नाम बड़ा वही ग्रह बड़ा, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद में आप इस तरीके से क्रम में चल लो, ये बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह। कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह है, ठीक है। उसके बाद में
जैसे अरुण तक आ गए, उसके बाद में आओगे आप, मुझे बताओ इनमें से फिर यहाँ से यहाँ तक चले, सबसे बृहस्पति शनि बड़ा है, उससे छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण है, उससे छोटा इन चारों में क्या होगा? ठीक है ना, उससे छोटा अरुण, अरुण के बाद में पृथ्वी है, ध्यान रखना क्या है, पृथ्वी है। ठीक है ना, और पृथ्वी का जो भाई है, एक समान आकार, एक समान जो इसका व्यास है, एक समान द्रव्यमान है, इसलिए शुक्र ग्रह और पृथ्वी को भाई बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी आ गया, पृथ्वी के बाद में कौन सा आएगा? शुक्र ग्रह आएगा, शुक्र आएगा, और फिर लास्ट में आपको पता है बुध आना है, तो उससे पहले मंगल और बुध, इस तरीके से याद रख लेना आकार में। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह वो बुध है। बुध से छोटा पूछे तो मंगल आएगा, मंगल से छोटा पूछे तो शुक्र आएगा, शुक्र से सॉरी शुक्र से थोड़ा बड़ा पूछे, जो सबसे छोटा है वो बुध आएगा। बुध से अगर आपको थोड़ा सा बड़ा पूछे तो मंगल आएगा, मंगल से थोड़ा बड़ा पूछे तो आप शुक्र आएगा, शुक्र से थोड़ा बड़ा पूछे तो पृथ्वी आएगा। और फिर यही क्रम है, यहाँ से बड़े से यहाँ तक आइए, उसके बाद में पृथ्वी को लीजिए, फिर पृथ्वी का जुड़वा लीजिए, और फिर मंगल को लीजिए, और फिर बुध को लीजिए। बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह और सबसे छोटा ग्रह है। और बुध ग्रह का तापमान है ना, अब आपका एक सवाल ये पैदा होगा कि सर, सर्वाधिक तापमान बुध का होता है या शुक्र का होता है? ध्यान रखना, बुध ग्रह इसके नजदीक होने के बाद भी इसका तापमान होता है ना, वो शुक्र की तुलना में क्या होता है, कम होता है। शुक्र ग्रह का तापमान सबसे अधिक होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए होता है मित्रों, क्योंकि शुक्र ग्रह पर पाई जाती है CO2, सल्फ्यूरिक अम्ल व CO2 के बादल पाए जाते हैं। और CO2 आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, विश्व उष्णता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक ऐसी गैस है जिसके अंदर अगर CO2 गैस के अंदर अगर बाहर से कोई तापमान आएगा ना, वो बाहर नहीं जाने देगी। इसका मतलब बाहर नहीं जाने की देगी, तो यहाँ गर्मी अधिक होती है। तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह है, नहीं कि बुध ग्रह, ध्यान रखना। मैं पूछूंगा बताओ आवर्तकाल सर्वाधिक किसका है? आवर्तकाल किसका है सर्वाधिक? आवर्तकाल में मतलब एक चक्र में लगा समय, क्या बुध ग्रह को अधिक समय लगता है या वरुण ग्रह को अधिक लगता है? आपने ये पढ़ा सर, केपलर का नियम पढ़ा है, T² समानुपाती होती है R⁻3। आवर्तकाल उससे दूरी, दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है। जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसमें समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। वो पास में है तो समय कम लगेगा, ध्यान रखना। उस बुध का आवर्तकाल क्या होता है? कम होता है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट, इतने पास है भाई साहब, यहाँ उपग्रह अभी तक नहीं खोजे गए, एक भी उपग्रह नहीं है, न तो बुध के पास है न शुक्र के पास है। ठीक है, शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखना। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो शुक्र ग्रह है। उसके बाद में आता है पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर जल ज्यादा पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऊपर से देखोगे तो नीला दिखाई देगा पृथ्वी। ठीक है, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह भाई साहब लाल ग्रह। आप मंगलवार होता है वो बालाजी का वार होता है, और आपको पता है बालाजी का जो झंडा होता है वो लाल रंग का काम में लेते हैं हम, ठीक है ना। तो मंगल ग्रह क्या होता है? लाल रंग का होता है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ये ध्यान रखना। शनि ग्रह के चारों ओर इस तरीके से वलय दिखाई दे रही है, चारों ओर ये वलय मिलती है, इसके चारों ओर ये वलय मिलती है, ध्यान रखना। शनि ग्रह के चारों ओर अरुण और वरुण, ये दो लास्ट वाले ग्रह हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके ग्रहों के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इनका अवरोही क्रम पूछे तो आप बता देना, और सूर्य के सबसे नजदीक से क्रम पूछे तो आप बता देना, ठीक है ना। और सबसे पहले हम ये देख ले कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ IAU के प्राग जो सम्मेलन हुआ था 24 अगस्त 2006 को हुआ था, ठीक है ना। उसमें सौरमंडल में मौजूद जितने भी पिंड हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक ग्रह, और दूसरा किया गया था वो क्या था? उपग्रह था, सॉरी ग्रह था। दूसरा जो था वो बोना ग्रह था। दूसरा क्या था? बोना ग्रह। और कहाँ गया रे? तीसरा जो अन्य बचा हुआ कचरा है ना, वो ऐसा मानो। सबसे पहले क्या था? ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। दूसरी श्रेणी में बौने ग्रह रखे गए थे। तीसरी में जितना भी अन्य जो खगोलीय जो पिंड बचे हुए ना वो रखे गए थे। लघु जो खगोलीय पिंड है ना वो उनके अंदर रखे गए थे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस
ग्रह, एक नंबर ग्रह, ग्रह की श्रेणी में किसको रखा गया था? जो ये सम्मेलन हुआ था 2006 में, उनमें ये कहा गया था कि ग्रह, हर किसी को हम ग्रह नहीं कह सकते। ग्रह के लिए 3 शर्तों की पालना करना जरूरी है वो पिंड। 3 शर्तों की पालना, एक तो ये है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में लगभग उसका गोल आकार होना चाहिए। सोम का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही होना चाहिए कि उसका आकार गोल बना रहे एकदम, ठीक है। उसके बाद में इसमें अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया हो। अगर ऐसा कोई ग्रह है कि उसके पास, जैसे सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह है, ये सूर्य है, इसके चारों ओर यहाँ कोई ग्रह है, वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी कक्षा के आसपास जितने भी जो पिंड होते हैं ना, उनको वो अपनी ओर आकर्षित कर ले, इसको क्या कर दे, साफ कर दे। ऐसा गुण रखा जाना चाहिए। प्लूटो प्लूटो जो ग्रह है उसके अंदर 2 शर्तों की पालना कर रहा था पहले वाली, तीसरी शर्त की पालना नहीं कर रहा था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया, हटाकर इसको बोना ग्रह के अंदर रख दिया। ध्यान रखना, ठीक है ना। इस सम्मेलन में 8 ग्रहों को मान्यता दी गई। इसमें से प्रथम 4 जो ग्रह होते हैं वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह होते हैं, जिसको स्थलीय ग्रह या आंतरिक ग्रह बोलते हैं। जो आपको शुरुआती में जो 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं ना, 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं, उसको आंतरिक ग्रह, मतलब सूर्य के पास में होते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। स्थलीय ग्रह कहते हैं। यहाँ पे स्थल है, ध्यान रखना, क्या है, स्थल है। यहाँ पे स्थलीय ग्रह कहा जाता है और आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, धरातल है। शेष जो 4 ग्रह हैं, आगे वाले जो शेष 4 ग्रह हैं, वहां पर विशाल गैसों के बने हुए भाई ग्रह, ये बहुत सारी विशाल गैसें मिलती हैं यहाँ पे आपको। ये गैसों का एक तरीके से ये गोले हैं जो आगे वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले ग्रह को आंतरिक ग्रह, बाहर 4 वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह। आप पूछ सकता है निम्न में से आंतरिक ग्रह है, निम्न में से बाह्य ग्रह है, ठीक है। निम्न में से ऐसा कौन से ग्रह जिसके ऊपर जो धरातल पाई जाती है वो पहले वाले 4 हैं, स्थलीय ग्रह बोलते हैं। और इनमें एक तरीके से गैसों के क्या हैं, गोले हैं, ठीक है। चलो, बोने ग्रह है, बोने ग्रह, वामन ग्रह बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यम और प्लूटो, ठीक है ना। यम यम भी बोलते हैं या प्लूटो भी बोलते हैं इसके। और एरीज और सीरीज, ठीक है ना। एरीज खेलोगा, सीरीज खेलोगा, एक पूरी सीरीज खेलांगे, एरीज को नहीं खेला। एरीज, सीरीज, यम और प्लूटो, इन दोनों को पहले ही ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है ना। यम और प्लूटो, एरीज और सीरीज, ठीक है। उसके बाद 2006 में संशोधित अंतरिक्ष के पिंडों को ग्रह के रूप में पुनः प्रभाषित करने के अनुसार प्लूटो इन पहले 2 मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन तीसरा को पूरा करने में विफल रहा, क्योंकि तैसे बोना ग्रह में रख दिया गया। ध्यान रखना, लघु सौरमंडलीय पिंड हैं, वो आप आगे देख सकते हो। इसमें उपग्रह हुए, ठीक है ना। अन्य छोटे खगोलीय पिंड हुए, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, और धूमकेतु बोलते हैं, जिसको पुंछल तारा बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। ग्रहों के बीच की धूल शामिल है, इसके अंदर अन्य खगोलीय पिंडों को रखा गया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह होते हैं ना, उनके बीच में मिलते हैं। ये मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह है ना, जैसे ये मंगल ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इसके साथ साथ, ठीक है ना। तो ये क्षुद्र ग्रह है। जो अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और जो बृहस्पति ग्रह है उनके बीच में मिलते हैं। एक सेकंड भाई साहब, देखते हैं कि इससे पहले हमने कहाँ तक देख लिया था। इससे पहले हमने ग्रह के बारे में देख लिया था, बोना ग्रह देख लिया था, लघु सौरमंडल पिंड होते हैं वो 3 वो देख लिए थे, और हमने ये देख लिया था क्षुद्र ग्रह पाया जाता है वो बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में पाया जाता है। ध्यान रखना, क्रम ग्रहों के याद हो जाएंगे आपको, बुध, शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, मंगल, एकांतर क्रम में चलो, बुध से शुरू कर दो, ठीक है। फिर बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण लास्ट में, ठीक है। तो ये हमने देख लिए थे। परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में हालांकि ये हम पहले ही दे चुके हैं कि परिक्रमण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसको परिभ्रमण कहते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी एक ग्रह है, तो आप ध्यान रखना जितने भी ग्रह होते हैं ना, सारे के सारे ग्रह क्या होते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाते हैं। पप्पू से याद रखना है इसको, ठीक है ना। और जितने भी ग्रह होते हैं वो अपने एक्स पर घूमते हैं ना, वो पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं। अपवाद है 2, शुक्र और अरुण। मैं शुक्र और अरुण दोनों एक साथ याद रखता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अरुण नाम का लड़का मेरे साथ रहता था, मैंने बताया था, उसका मैं शुक्रिया अदा हर समय ही करता हूँ, ठीक है ना। वो पूर्व से पश्चिम दिशा में ये 2 ग्रह होते हैं, ये अपवाद हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में ये क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा तारे, ये जो इसमें इसका मतलब पृथ्वी है सर, पृथ्वी भी ग्रह है। पृथ्वी जो परिक्रमण करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, और पृथ्वी सोम के अक्ष पर परिभ्रमण करती है, वो भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में करती है। और तारे, मैंने आपको कहा था कि तारे प्रतीत क्या होते हैं,
तारे प्रतीत होते हैं कि तारे सूर्य के जो तारे होते हैं, जब पृथ्वी घूर्णन करती है ना, तब ऐसा लगता है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। वास्तव में वो स्थिर होते हैं, तारे घूर्णन नहीं करते, ठीक है ना, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है हमें, ये मैं बता चुका था। अब हम ग्रह के बारे में देखेंगे कंप्लीट, और उसके बाद में चंद्रमा के बारे में देखेंगे, और जो क्षुद्र ग्रह के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, और उल्का पिंड वगैरह उनके बारे में देखेंगे। ग्रह ग्रह का ये डायग्राम है जो आपके सामने है। सन्नी है, मरकरी हुआ, ठीक है, विंस हुआ, जुपिटर बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं, ध्यान रखना। विंस शुक्र ग्रह को बोलते हैं। मार्स हुआ, जो मार्स हुआ वो मंगल ग्रह को बोला जाता है। स्टर्न हुआ वो शनि ग्रह को बोला जाता है। नेपच्यून हुआ, और एक होता है यूरेनस, एक होता है यूरेनस और एक होता है नेपच्यून। ये ध्यान रखना, जैसे पहले क्या आता है, अरुण और वरुण आता है ना, पहले कौन सा ग्रह आता है, अरुण आता है, उसके बाद में वरुण आता है, पहले ए आता है और फिर वह आता है, तो अरुण और वरुण का क्रम है ये सूर्य से, ठीक है सर, क्रम हो गया। यूरेनस और नेपच्यून ये नाम इंग्लिश में मिलते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं यहीं क्लियर करवा देना चाहता हूँ। पहले इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड है, तो पहले ये आता है या ने आता है, सर पहले ये आता है, तो इंग्लिश में सारा सिस्टम उल्टा होता है हिंदी का, ऐसा मान के चलो। जहाँ अरुण आया है तो यहाँ याद रखना यूरेनस ये से शुरू होगा अरुण। नेपच्यून वरुण ग्रह को कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में कई बार ये नाम सीधे यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, ठीक है ना। वैसे ही जैसे वरुण ग्रह के संबंधित हम ज्ञात करेंगे ना, बात है वो वरुण धवन से करेंगे, एक्टर से, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं अरुण और वरुण के अंदर, ठीक है ना। और मैं अरुण के संबंधित जितनी भी बातें याद करूंगा, मैं अपने मित्र से संबंधित रिलेटेड सारी की सारी बातें याद करूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है कि जब चीज़ों को आपस में जोड़कर कनेक्ट करके पढ़ा जाता है ना, वो लंबे समय तक याद रहता है। तो किसी न किसी चीज़ से जोड़कर अगर अधिगम आपने सही पढ़ा है साइकोलॉजी के अंदर, तो वहाँ ये लिखा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी बुक है, उसके अंदर अधिगम देखना, ठीक है ना, वहाँ आपके समझ में आएगा। जो नेपच्यून ग्रह है ना, नेपच्यून वो वरुण धवन है, वो नेपच्यून से मैं नेपाल से याद रखता हूँ, नेपाल, ठीक है ना। याद क्या रखता हूँ, आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। नेप से नेपाल याद कर लेना। वरुण धवन भाई साहब एक्टर है, नेपाल वगैरह में तो घूमता रहेगा, देश विदेश का दौरा करता रहेगा, ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे। चलो, उसके बाद में अर्थ हुआ, पृथ्वी हो गया। सबसे पहले मरकरी पढ़ते हैं, बुध ग्रह। जो ग्रह क्या होता है, सूर्य के एकदम नज़दीक में होता है, ठीक है सर, एक नंबर बात हमें समझ में आ गई। सूर्य के चारों ओर जब वो चक्कर लगाता है ना, तब दूरी कम होने के कारण आवर्त काल लगा हुआ समय भी क्या लगता है, कम लगता है, क्योंकि केपलर का नियम हमने पढ़ा था। केपलर का तीसरा नियम टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर की पावर क्यूब की, ठीक है सर। बुध ग्रह नजदीक होता है और इस पर वायुमंडल नहीं होता है, ध्यान रखना, वायुमंडल रहित होता है। क्या सर बुध ग्रह एकदम नजदीक होता है, तो सबसे गर्म ग्रह क्या बुध ग्रह ही है? बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह क्या? क्यों? सूर्य के जो नजदीक होता है वो गर्म होगा, सूर्य से जितनी दूरी पर होगा वो उतना ठंडा ग्रह होगा। पर ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था, शायद पहले ही बताया हुआ है, कि जो बुध ग्रह होता है ना, उससे ज्यादा शुक्र ग्रह 2 नंबर पे आता है। शुक्र ग्रह वो सबसे अधिक गर्म ग्रह है। सर ऐसा कैसे? आपने कभी सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, वैश्विक उष्णता, तापमान का बढ़ता है, जब CO2 की मात्रा बढ़ती है ना, तब क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश गिरती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो CO2 अपनी एक लेयर बना लेता है, वो वापस प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती। इसलिए पृथ्वी की जो उष्णता है, गर्मी है, वो बढ़ जाती है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना, वैश्विक उष्णता कहते हैं। तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ध्यान रखना, शुक्र ग्रह के अंदर अपना वायुमंडल होता है खुद का, और उस वायुमंडल के अंदर क्या होता है, एक तो CO2 गैस होती है और एक सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल भी होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल भी होते हैं, और CO2 गैस होती है। वायुमंडल में 95% CO2 गैस होती है। अब इतनी ज़्यादा गैस होने के कारण क्या करेगी, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा, आ जाएगा, वापस नहीं जाने देगी। इसीलिए ध्यान रखना, बुध ग्रह से ज़्यादा शुक्र ग्रह क्या होता है, अधिक गर्म होता है। तो सबसे गर्म ग्रह पूछ ले तो आपका आंसर होना चाहिए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, बुध ग्रह पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है, ठीक है। यह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे निकट ग्रह है, और इसमें कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ दिन अति बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें क्या होती हैं, बर्फीली होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, बात समझ में आई। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना। जो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ना, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना।
सबसे गर्म ग्रह वो शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। सबसे नजदीक ग्रह वो बुध ग्रह है। दोनों के ऊपर कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है, जहां 95% तक CO2 पाई जाती है। इसलिए सबसे गर्म ग्रह यही शुक्र ग्रह है, ठीक है। तो बुध ग्रह के संबंधित आ गया। शुक्र ग्रह से, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पृथ्वी के सर निकट एक तो शुक्र है और एक मंगल है। शुक्र और मंगल में नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे नजदीक है, ध्यान रखना पृथ्वी के। और शुक्र ग्रह की एक ये भी विशेषता है कि शुक्र ग्रह ना, शुक्र ग्रह, उनका द्रव्यमान और व्यास होता है ना, वो लगभग पृथ्वी जैसा ही होता है। आकार, व्यास और आकार देखो आप, इसका द्रव्यमान देखो, तो पृथ्वी का शुक्र ग्रह जैसा ही होता है और नजदीक भी यही होता है। इसलिए भाई साहब ये जो शुक्र ग्रह होता है वो पृथ्वी की बहन, जो बहन कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह होता है ना, शुक्र ग्रह वो सबसे गर्म ग्रह होता है, और जो जितना ज्यादा गर्म होगा आपको पता है उतना ही ज्यादा चमकेगा वो, ठीक है ना। तो शुक्र ग्रह का जो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह पर CO2 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित होता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र ग्रह पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं ना मित्रों, शुक्र ग्रह पर क्या पाए जाते हैं? जब सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं ना, इस कारण शुक्र ग्रह का रंग पीला प्रतीत होता है, इसलिए इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ध्यान रखना, ये याद रखना। यह सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बाद ही दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रातः भोर तारा और सांझ तारा कहा जाता है। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। भोर तारा या प्रातः तारा या सांझ तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य उदय के बाद में और सूर्य उदय के बाद में और सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद में और सूर्य अस्त से पहले, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त, सूर्य उदय के बाद में, ठीक है, और सूर्य अस्त के बाद में, अरे ये क्या कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, सूर्य उदय व सूर्यास्त के बाद में दिखाई देता है ये, ठीक है ना। सीधी सी बात है, ये सुबह सुबह सूर्य उदय होता है उस टाइम दिखाई देता है, या सूर्य अस्त होता है उसके बाद में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश क्या होता है, इस पर कम गिर रहा होता है, ठीक है ना, कम गिर रहा होता है। इस कारण उस समय आपको ये या तो प्रातः काल में आप इसको देख सकते हो, ठीक ना, दूरदर्शी द्वारा, या आप सांझ के समय, शाम के समय देख सकते हो। इसीलिए इसको प्रातः भोर तारा या सांझ तारा के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्ट इनको ध्यान में रखना। यह सबसे अधिक चमकीला और सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ध्यान रखना। किसी ग्रह पर यदि वायुमंडल होता है तो वह उष्मा को बाहर जाने से रोक सकता है, जिसके कारण उस ग्रह की ताप में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इस कारण शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर होने के बाद भी उससे अधिक गर्म ग्रह है, ध्यान रखना। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, दोनों ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, न तो बुध का है न शुक्र का है। यह पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। मैंने बताया था शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह वो क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वो तो पश्चिम से पूर्व ही घूमते हैं, परंतु अपने अक्ष की बात करें ना, खुद अपने अक्ष पर घूमते हैं, वो पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं, इसलिए इस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है, ध्यान रखना, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, पृथ्वी जब घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, तब मुझे ये बताओ सूर्य उदय, पृथ्वी पर सूर्य उदय आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पता है आपको पृथ्वी। और पृथ्वी घूर्णन करती है ना, इस घूर्णन के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, आपको पता है दिन रात बनते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी घूर्णन करती है, वो पश्चिम से पूर्व करती है। सूर्य उदय कहाँ होता है आपको पता है? पृथ्वी पर सर पूर्व में होता है। परंतु ध्यान रखना, शुक्र ग्रह हुआ और अरुण ग्रह हुआ, वो अपनी अक्ष पर उल्टा घूर्णन करते हैं, पूर्व से क्या करते हैं? पश्चिम करते हैं। तो अब मुझे बताओ, पृथ्वी पर जब सूर्य उदय पूर्व में होता है तो अरुण और जो शुक्र अरुण ग्रह में सूर्य उदय कहाँ पे होगा? पश्चिम में होगा, ध्यान रखना। किस में होगा? पश्चिम में। उल्टे होंगे, ये उल्टा घूर्णन करते हैं सोम अपने अक्ष पर, तो उल्टा ही उनका सूर्य उदय और सूर्य अस्त होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इसकी कला चंद्रमा की कला की तरह होती है, ध्यान रखना। आपको ऐसा पूछ ले कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी जो कलाएं होती हैं,
जैसे चंद्रमा की कला क्या होती है, एक बार पूरा दिखाई देता है, फिर थोड़ा 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 दिखा देते हुए कम हो जाता है। इसी तरीके से ये ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है ना। आप इनको एकदम स्पष्ट देख सकते हो ना, वो एक तो देख सकते हो प्रातः काल में देख सकते हो, सांझ सांझ शाम के समय देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में वो धीरे धीरे होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो कला होती है वो चंद्रमा की कलाओं की तरह होती है। रटने वो एक भी पॉइंट नहीं रटाऊंगा, सारे समझा समझा के याद करूंगा, कनेक्ट करवा के बातें। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल होते हैं, इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पीला ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखना। लेकिन वायुमंडल का 96% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसके कारण वहां का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री तक होता है, इसलिए वहां जीवन संभव नहीं है। तो मुझे बताओ, बुध ग्रह पर जीवन संभव है सर? बुध ग्रह पर तो वायुमंडल नहीं है, वहां जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह पर सर, शुक्र ग्रह पर CO2 बहुत अधिक पाई जाती है, तापमान बहुत अधिक हो पाई जाती है, शुक्र ग्रह पर भी जीवन संभव नहीं है भाई साहब। देखो नोट के अंदर बृहस्पति ग्रह, शनि और अन्य ग्रह, अरुण और वरुण की बात हो रही है। शनि, अरुण और वरुण पर वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन व अमोनियम आदि पाई जाती हैं। ज्यादातर हाइड्रोजन हीलियम पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, और मीथेन ये पाई जाती हैं। इन आदि के घने बादल छाए हुए होते हैं, ज्यादा हाइड्रोजन हीलियम होती है। इन ग्रहों पर अति निम्न तापमान होता है, -200 डिग्री से लेकर -400 डिग्री फ़ारेनहाइट होने के कारण जीवन की संभावना नहीं है। सर ये क्या बोल गए आप? बुध ग्रह पर भी नहीं है, शुक्र ग्रह पे नहीं है, ठीक है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण पर नहीं है, वहां टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण नहीं है, ठीक है। तो बचे क्या सर? मंगल ग्रह बचा और एक पृथ्वी बचा। पृथ्वी पर जीवन की संभावना है, क्योंकि ये O2 है, H2 है, कोई दिक्कत नहीं, जीवन की संभावना है, यहाँ पे वायुमंडल है। मंगल ग्रह पर अभी रिसर्च चल रही है, क्या वहां जीवन की संभावना है, ठीक है, उस पर रिसर्च चल रही है अभी तक, ठीक है। सूर्य व और चंद्रमा के बाद में सूर्य, शुक्र ग्रह आकाश में सबसे अधिक चमकदार पिंड है, ध्यान रखना। ये NCERT कक्षा 6 की बुक की लाइन है। ये सूर्य और चंद्रमा के बाद में सबसे अधिक चमकीला पिंड कौन सा है? सूर्य है सर। उसके बाद में चंद्रमा है, ध्यान रखना। उसके बाद में शुक्र ग्रह है, आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है, ध्यान रखना। आकाश का पूछ ले सबसे अधिक चमकदार पिंड कौन सा है, तो कौन सा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। बिना उपग्रह वाले ग्रह शुक्र और बुध 2 ग्रह हैं, ठीक है। उसके बाद में अर्थ पृथ्वी के बारे में देखते हैं, चलो। पृथ्वी, पृथ्वी एकमात्र यह है जिस पर जीवन पाया जाता है। यहाँ पर वायुमंडल एवं जल पाया जाता है। यह अंतरिक्ष से नीला, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बताओ किसके कारण दिखाई देता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? मैंने जब प्रकाश पढ़ाया था तब बहुत सारे उदाहरण ट्रिक के माध्यम से याद करवाए थे मैंने। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है या अपवर्तन के कारण होता है? एक ये भी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। शायद मैंने बता दिया शायद पहले आपको, ठीक है, तारे वाला तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। तो आकाश में क्या होता है, बहुत जल फैला होता है, ठीक है ना। और आप जब समुद्र देखते हो तो नीला दिखाई देता है, और अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखोगे ना तो भाई साहब आपको नीली दिखाई देगी, ठीक है। जैसे डायग्राम के अंदर आप देख लेना, पीछे एक स्थान पर डायग्राम लिखे हुए वहां नीली प्रतीत होगी आपको, ठीक है ना। चलो दिखाई देता हूँ, ये देखो, ये अर्थ नीली प्रतीत होगी, ठीक है, ठीक है। जल के कारण दिखाई देती है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, ठीक है ना। और नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, जल के कारण। यह पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह, वो है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, इसलिए हमें सूर्य उदय, पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए सूर्य उदय पूर्व में तथा सूर्य अस्त क्या होता है, पश्चिम में दिखाई देता है। वो तो आपको पता ही है, सूर्य उदय सूर्य। रात व दिन का निर्माण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। जब रात और दिन बनती है ना, तो पृथ्वी क्या करती है भाई साहब, अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, ठीक है। देखो पृथ्वी क्या होती है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, और ये क्या है, यहाँ पे पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, और ये अपने अक्ष पर भी क्या करती रहती है, इसके साथ साथ ये घूमती रहती है। अपने अक्ष पर भी क्या करती रहती है, इसके साथ साथ घूमती रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, तो साथ साथ अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब वो अपने अक्ष पर घूम रही होती है ना, अपने अक्ष पर घूम रही होती है, उसके कारण क्या होता है, दिन रात बनते हैं, दिन व रात बनते हैं। सर दिन रात कैसे बनते हैं? जैसे मुझे बताओ, यहाँ सूर्य का प्रकाश है, ये आधी पृथ्वी है। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर गिर रहा होता है तब इस भाग पे नहीं गिर रहा होता, ध्यान रखना।
जब सूर्य का प्रकाश है ना इस भाग पर केवल आधे भाग पर गिर रहा होता है, उसमें यहाँ दिन होता है और इस साइड में क्या होता है, रात होता है। जैसे ही 12 घंटे के बाद में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, उसके कारण दिन रात बनते हैं और अपने अक्ष पर 24 घंटे के अंदर एक चक्र पूरा करती है। जैसे ही 12 घंटे होते हैं ना, पृथ्वी घूमकर इस तरीके से उल्ट जाती है, तो फिर इस भाग में, दूसरे भाग में दिन बन जाएगा, उस भाग में रात बन जाएगी। ठीक है ना। दिन रात किसके कारण बनते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है ना, उसके कारण दिन रात बनते हैं। चलो, उसके बाद में जब पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है ना, परिक्रमण करती है, पृथ्वी जब क्रमण करती है, पृथ्वी जब परिक्रमण करती है, उस कारण क्या बनती है, ऋतु, ऋतु बनती है। ठीक है ना। पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य के नजदीक आएगी, क्योंकि आपको वास्तव में पता है कि इस तरीके से यहाँ पे सूर्य होता है और इस तरीके से ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी नजदीक आएगी, दूर जाएगी, जिससे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, उनका निर्माण होगा। तो ऋतुओं का निर्माण होता है और वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके कारण होता है। और दिन रात जिसके कारण छोटे बड़े होते हैं, जैसे सर्दियों के अंदर क्या होता है कि दिन छोटे होने लग जाते हैं, और गर्मियों के अंदर क्या होता है, दिन बड़े होते हैं। जैसे बात करते हैं कि 20 व 21 जून उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, और दिसंबर की बात करते हैं 21 व 22 दिसंबर में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है ना। तो वो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और दिन छोटे बड़े होना, दिन छोटे बड़े होना, वो भी किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद में आपको बताता हूं पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर से चंद्रमा चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ध्यान रखना। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे जैसे पृथ्वी चलती है वैसे वैसे चंद्रमा चक्कर लगाता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा है वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है इसके साथ साथ। ठीक है। चलो, ठीक है, ये आ गए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। जब परिक्रमण करता है ना, एक पूरा चक्कर करता है, उसमें 365 दिन लगते हैं, एक वर्ष का समय लगता है, ध्यान रखना। इसी कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है और रात दिन की अवधि घटती बढ़ती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपने अक्षीय तल से 66.5 डिग्री कोण पर झुका होता है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री कोण पर झुकी होती है। इस लाइन को समझो भाई साहब। देखो, जैसे ये पेज है, आप ये मान सकते हो कि ये किसी की अक्ष होती है, ये क्या होती है, अक्ष होती है। पृथ्वी की अपनी खुद की अक्ष है भाई साहब। ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये उस अक्ष का तल हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, ये तल हो गया, ये तल हो गया। और ये जो अक्ष होती है वो इस तल से कितने डिग्री के कोण पे होती है, सर 90 डिग्री के कोण पे होती है। अक्ष लंबवत होती है, 90 डिग्री के कोण में होती है। पर पृथ्वी की अक्ष है ना, वो 90 डिग्री न होकर है ना, थोड़ी सी इस तरीके से झुकी हुई होती है, इस तरीके से झुकी होती है। इसका मतलब है 90 डिग्री थी तो अक्ष के सापेक्ष कितने डिग्री का कोण मरना है, 23.5 डिग्री का मरना है। और नीचे तल के सापेक्ष इसका कोण कितना मरना है, तल के सापेक्ष सर 66.5 का मिलना है। दोनों के जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी होनी कैसी चाहिए, पृथ्वी की अक्ष ये होनी चाहिए थी, पर वो होती क्या है, थोड़ी सी ऐसी होती है, ध्यान रखना, ऐसी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप तल मान लेते हो, ये कोई तल है। जैसे एक बार मैंने तल लिया था, ये तल है, तो तल से इस अक्ष का कोण कितने डिग्री का है, वैसे होना कितना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। है कितना है ये सर की, जो ये अपने एक्स होता ना, ये एक्स पहले वाली एक्स जो आपको होनी चाहिए, उससे तो ये 23 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ तो ये कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23 से 1/2 झुकी हुई है। और ये है ना, ये वो इस तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब 23.5 66 टोटल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। आई ना बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो उसका जो तल होता है ना, तल होता है, जैसे ये इसका तल है, एक्स होनी ऐसी चाहिए, ये तल होता है ना, इससे होती है ऐसी एक्स इसकी, तो इसके तल से तो होता है 66.5 डिग्री और उसकी अक्ष से कोण होता है 23.5 डिग्री, एक ही बात है दोनों, परंतु अलग अलग पूछ सकता है। तल के सापेक्ष कितना मिलता है 66.5, अक्ष के सापेक्ष 23.5 डिग्री मिलता है। टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ के तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, आई ना बात समझ। चलो ठीक है, आगे बढ़ियो। पृथ्वी पर सर्वाधिक समीप तारा सूर्य है, ध्यान रखना। पृथ्वी के सबसे समीप तारा अगर पूछा जाए ना, तो कौन सा तारा है, वो क्या है, सूर्य है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताओ कि पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरा तारा कौन सा है। ठीक है ना, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये पहले वाली क्लास में।
तो जो दूरी है ना पृथ्वी की और सूर्य के बीच की दूरी वो 15 करोड़ किलोमीटर है, एक खगोलीय दूरी। और ये भी आपको बताना है कि एक खगोलीय केंद्र, जब मैंने मात्रक और विमा पढ़ाई थी ना, तब मैंने बताई थी एक खगोलीय केंद्र कितने मीटर होते हैं, एक पारसेक के अंदर कितने मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष के अंदर कितने मीटर होते हैं। ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो भाई साहब, लिखोगे तो याद हो जाएंगी ये चीजें। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक लाने में लगभग समय कितना लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब पृथ्वी के संबंधित हो गए। उसके बाद में नोट में देखो, एक ग्रह खोजा गया है केपलर 186 अफ। ये आरबीएसई की कक्षा 10 की बुक के अंदर से लिखा हुआ है, केपलर 186 अफ। ये ग्रह है ना, ये है ग्रह, ध्यान रखना, ये पृथ्वी के समान ग्रह है, यहाँ जीवन की संभावना है। पर मैं आपको बता देता हूँ ये सौर मंडल का सदस्य नहीं है सर, ये ग्रह हो गया केपलर 186 अफ। तो ग्रह तो हमने 8 ही पढ़े थे, ध्यान रखना, ये सौर मंडल का सदस्य नहीं है, सौर मंडल से बाहर एक ग्रह की खोज हुई है जिसका नाम दिया गया केपलर 186 अप। ये पृथ्वी जैसा ही है, पृथ्वी का भाई है एक तरीके से, इसको पृथ्वी का भाई कहा जाता है। जब अगर पृथ्वी पर संकट आ जाएगा ना कहीं, तो यहां पर जीवन की संभावना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम सौर मंडल को पार करते हुए भी हवाई जहाज में कर जाओ, रॉकेट में गाल गाल के छोड़ देगा, पृथ्वी पर संकट है, सारा रॉकेट में गाल गाल के घर जाओ, अरे केपलर 186 अप पर जाओगा, ठीक है। क्या में जाना पड़े सा सीलाम। देखो तो ग्रह सौर मंडल के बाहर एक ग्रह 17 अप्रैल 2014 को खोजा गया था। कब खोजा गया था, 2014 को इसकी खोज हुई थी। यह भी पृथ्वी के समान माना जा रहा है। यह ग्रह वैज्ञानिकों द्वारा इसलिए खोजा गया ताकि भविष्य में जब पृथ्वी पर लायक ना रहे तो हम यहाँ जीवन को बचा सकें अपने बस, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी 3 जनवरी को आता है, ध्यान रखना। आपको ये पता है कि सर आपने हमें बता दिया कि ये केपलर के नियम भी आपने पढ़ाए थे कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, सूर्य होता है वो नाभि में स्थित होता है, इस तरीके से 2 नाभियां होती हैं। यहाँ सूर्य है, यहाँ पे कोई ग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी की इसकी अधिकतम जो दूरी होती है ना, एक न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर बोलते हैं, और अधिकतम दूरी होती है इसको अपसौर बोलते हैं, ठीक है ना। उपसौर, उपसौर 3 जनवरी को होता है, ध्यान रखना। अपसौर, ठीक है ना, 4 जुलाई को होता है। मुझे बताओ 3 जनवरी को एकदम ठंड पड़ती है नहीं पड़ती, कड़ाके की ठंड पड़ती है सर 3 जनवरी को। तो उपसौर भाई साहब बहुत ज्यादा, आप बोलोगे ठंड में बोला हुआ बहुत दूर तक सुनाई देता है, ध्वनि के अंदर हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो उपसौर मतलब बहुत ज्यादा ऊपर शोर, शोर से भी ज्यादा उपसौर हो जाएगा, उपसौर, ठीक है ना। तो जनवरी में उपसौर होगा तो कितनी जनवरी को होगा सर, ये तिया सा ही लग रहा है हमें उपसौर में, तो 3 जनवरी कर देंगे, ठीक है ना। अपसौर सर ये तो जून जुलाई वाले महीने आ जाएंगे, तो वो एक दिन आगे 4 जुलाई, ठीक है ना। मोटा मोटी आपके दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। पृथ्वी के 2 गोलार्ध होते हैं मित्रों, कितने गोलार्ध होते हैं, 2 गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिण गोलार्ध होता है। हम उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, जिस दिन हम योगा करते हैं, योगा दिवस मनाते हैं 21 जून को, ठीक है ना। 21 जून को हम योगा दिवस मनाते हैं। कई बार 20 भी लिखा आ सकता है, 20-21 में से एक ही ऑप्शन आएगा। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको ग्रीष्म संक्रांति बोला जाता है। भाई साहब जून में वैसे हमें तो 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है, ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता है, परंतु 21 जून को बच्चों को योगा करवाने के लिए हमें जाना पड़ता है स्कूल के अंदर, ठीक है ना। पर सबसे छोटा दिन होता है ना, वो होता है दिसंबर के अंदर। कितना दिसंबर, वही 21 या 22 दिसंबर के अंदर होता है, जिसको शीत क्रांति बोला जाता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है वहां वो बड़ा दिन होता है, जहां बड़ा दिन होता है वहां छोटा दिन होता है, ठीक है, ठीक है। मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह, मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, FeO, 2 सूत्र होते हैं सर। अगर Fe के ऊपर 2 अगर पावर है, जैसे संयोजकता है, तो क्या होगा, FeO होगा। अगर Fe के ऊपर 3 अगर एक तो फेरस होता है, एक फेरिक होता है, ध्यान रखना। फेरस का Fe+2 होता है और उसका Fe+3 होता है, फेरिस। फेरिस अगर ऑक्साइड है ना, फेरिस ऑक्साइड है तो Fe2O3 होगा, फेरस ऑक्साइड है तो FeO होगा। मतलब मोटा मोटी आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, उसके कारण लाल ग्रह कहलाता है। इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, ध्यान रखना। मंगल बालाजी का वार होता है, आपको पता है। मंगल की अपनी अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ होता है, जिस तरीके से पृथ्वी है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, तो मंगल उससे ज्यादा होता है, 25 डिग्री कोण पर झुका होने के कारण ऋतुओं का निर्माण यहाँ भी होता है, ध्यान रखना, ऋतु यहाँ भी बनती है।
मंगल ग्रह हमारे सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि जीवन की संभावनाएं हो सकती है मंगल ग्रह पर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर मंगल ग्रह पर भाई साहब जीवन की संभावना हो गई ना, तो बल्ले बल्ले है। कहीं वो केपलर कापलर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, केपलर 186 पर सीधा ही लैंड करांगा मंगल ग्रह पर, ठीक है। यहाँ गर्मियों में तापमान 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान भी ठीक रहा, कोई ज़्यादा को नहीं है, थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पड़ा है, -133 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ये पॉइंट याद नहीं करने आपको, जो मैं आपको याद करवा रहा हूँ भी याद करने। मंगल पर सौर परिवार का सबसे बड़ा पर्वत है, एक बहुत बड़ा पर्वत है। जैसे बालाजी है ना, बालाजी का मंदिर होता है ना बजरंग बली का, उनका तो होता है मंगलवार, ठीक है ना। तो बजरंग बली का मंदिर है, इस तरीके से पहाड़ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको बोलते हैं निक्स ओलंपिया, ठीक है। मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिस तरीके से पृथ्वी का एक चंद्रमा है उस तरीके से मंगल के फोवोस और डिपोस, एफडी, फोवोस और डिपोस याद रख लेना, फोवोस और डिमोस, ठीक है ना। अब एक मिशन मंगलयान या मोम, जिसको मार्स ऑर्बिटल मिशन बोलते हैं, मोम या मंगलयान मिशन, ये किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, ठीक है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो के द्वारा ये मोम जो मिशन है वो भेजा गया था। भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन है, ये ध्यान रखना, भारत का पहला अंतर्ग्रही मतलब ग्रह पर भेजे जाने वाला पहला मिशन कौन सा है, वो है भारत का पहला अंतर मिशन मोम है, ठीक है, ठीक है ना। इंटर प्लेनेटरी मिशन है, ये ध्यान रखना। कब भेजा गया था, ये 2013 को भेजा गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से PSLV-C-25 रॉकेट द्वारा भेजा गया था, ठीक है ना। कक्षा में प्रवेश कब करता है, ये डेट ध्यान में रखनी है आपको। मोम जो मिशन भेजा गया था वो ऊपर वाली डेट याद नहीं करनी है आपको, 24 सितंबर 2014 वाला याद करना है। कि आपको ये पूछेगा कि मोम है वो मंगल ग्रह पर कब पहुंचा था, ठीक है ना, मंगलयान है वो, तो आप कहोगे 24 सितंबर 2014 को पहले प्रयास में सफल हुआ था। भारत पहला देश था जिन्होंने पहले प्रयास में क्या कर दिया था, सफलता हासिल कर ली थी। महत्व क्या था, यह मंगलयान मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा मापेगा व स्रोत भी पता करेगा। मीथेन गैस की मात्रा मापने के लिए छोड़ा गया था, इसके साथ साथ तापमान और खनिजों का भी पता लगाएगा। सामान्यतः खनिजों का पता लगाने के लिए, तापमान का पता लगाने के लिए, ठीक है ना, मीथेन गैस कितनी है उसकी मात्रा का पता लगाने के लिए छोड़ा गया था। और ध्यान रखना, मीथेन गैस अगर कम है ना तो वहाँ जीवन की संभावनाएं व्यक्त हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में जुपिटर की बात करते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। नाम भी बड़ा और आकार भी बड़ा। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना अधिक होता है। अरे बाप रे, बहुत होता है रे। यह अपने अक्ष पर तीव्रतम गति करता है, सबसे तेज गति करता है। अब मैं आपको बताता हूं भाई साहब, जो जितनी ज्यादा दूर होगा सूर्य से उसका आवर्तकाल अधिक लगेगा, पता है आपको, समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। और ध्यान रखना, जिसका आकार जितना बड़ा होता है ना वो अपने अक्ष पर घूमना, जैसे पहिया अपने अक्ष पर नहीं घूमता है क्या सर, पहिया अपने अक्ष पर घूमता है, हमने देखा है पहिया गाड़ी का, जितना पहिया बड़ा होगा गाड़ी का उतना ही रफ्तार से घूमेगा भाई साहब, इसलिए गाड़ियों के बड़े बड़े पहिए लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मुझे बताओ, बृहस्पति ग्रह जितना ज्यादा बड़ा होगा ना तो वो अपने अक्ष के सापेक्ष उतना ही तेज घूमेगा, उतना ही तीव्र घूमेगा, मात्र 10 घंटे के अंदर, ठीक है ना। पृथ्वी 24 घंटे के अंदर और बृहस्पति 10 घंटे के अंदर घूम लेता है, ठीक है। इसका प्रसिद्ध लाल धब्बा, ये ध्यान रखना, बृहस्पति जो ग्रह होता है ना उस पर इस तरीके से लाल धब्बा बना हुआ है, वो एक प्रकार का चक्रवात है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बृहस्पति ग्रह पर बना हुआ है, प्रश्न आता है लाल लाल धब्बा किस ग्रह पर बना हुआ है। आप लाल ग्रह आप सोचकर मंगल ग्रह मत कर देना, बृहस्पति ग्रह पर बना हुआ है, याद रख लेना। ये कैसे भी याद करना, मैं अशांत बादलों से घेरे में स्थित विशाल एक प्रकार का चक्रवात है, ये पूछ लेगा लाल धब्बा क्या है, एक प्रकार का चक्रवात है, आप ये कहोगे। यह सबसे भारी ग्रह है, इसे देवताओं का ग्रह कहा जाता है। भाई साहब मुझे बताओ, इतना बड़ा ग्रह कैसे हो गया बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जैसे नाम बड़ा, आकार बड़ा, बहुत सारे देवताएं रहते हैं बहुत बड़ा आकार होने के कारण, ठीक है ना, इसलिए इसको देवताओं का ग्रह कहा जाता है, इसे याद रख लेना, ठीक है ना। लाल धब्बा भी यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे भी कोई भी देवता आता है भाई साहब, बृहस्पति पर इस तरीके से टिक्का निकाल के चला जाता है। कोई भी देवता आता है सबसे पहले बृहस्पति की पूजा करता है, ठीक है ना। और बट है ये मान लो बृहस्पति पर टिक्को काट के उड़ जाए, तो इस चीज़ों याद रह जाएगो कि लाल धब्बा किस पर है, बृहस्पति पर है, और देवताओं का ग्रह बृहस्पति है, बड़ा होने के कारण वहाँ देवता रहते हैं, वो देवता उसकी पूजा करते हैं, टिक्का निकालते हैं एक लाल रंग का छोटा सा, और लाल धब्बा बृहस्पति पर, याद रह जाएगा भाई साहब, याद रखना ही
आपका काम है और याद करवाना मेरा काम है, डायरेक्ट रटाना मेरा काम नहीं है। जो समझाने वाला पॉइंट है बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। ये क्लास आप किसी की लेके देख लेना, इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई भी क्लास नहीं मिलेगी। चाहे आपने पेड कोर्स ले रखा हो, यूट्यूब पर ले रखा है, कहीं भी दे रखा है, ये क्लास मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ। यूट्यूब पर भी आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर जरूर करो। जिस किसी आपके साथी ने अगर कोर्स परचेज कर रखा है ना किसी का, तो उनको कहना भाई साहब इस बंदी की एक क्लास लेके देखना, फिर पता चल जाएगा उसको अपने आप। यह सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर 11.9 वर्षों में पूर्ण करता है। इसमें परमाणविक ईंधन भी पाया जाता है, इसलिए इस ग्रह व तारे दोनों की संज्ञा दी जाती है। परमाणविक ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होती है। तो बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा होता है, देवताओं का ग्रह होता है, लाल धब्बा होता है, ठीक है ना। और सूर्य के चारों एक चक्कर कितने वर्षों में पूरा करता है वो आवश्यक नहीं है। इसमें परमाणविक ईंधन भी पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना। वो ईंधन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इस ग्रह और तारे दोनों की संज्ञा दी जाती है। ग्रह भी है और तारा भी है भाई साहब बृहस्पति ग्रह, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ परमाणविक ईंधन पाया जाता है। बृहस्पति ग्रह पर देवताएं पाए जाते हैं, लाल धब्बा होता है, परमाणविक ईंधन भी पाया जाता है। इसलिए आपको ये बजेगा ऐसा कौन सा ग्रह जिसे तारे की भी संज्ञा दी गई है? थे होगा भाई, तारो कौन है? तारो तो गुर्जो देखो, देवता ज्यादा बृहस्पति पर पाए जाए, ठीक है। टिक्को बह निकाल के जावे बिंगे, ठीक है ना। तो तारे की संख्या बृहस्पति ने रेडियाई तरीकों को याद रख लियो, किया न किया कनेक्ट करने की कोशिश करना इसको। इसके बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, लगभग 67 हैं, अभी तक खोज जारी है। बृहस्पति पर खोज हो रही है, शनि पर खोज हो रही है, टक्कर ले रहे हैं एक दूसरे की, ठीक है ना। ये बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह आपको पूछा जाए ना सौर मंडल का, तो बृहस्पति का उपग्रह है वो है गैनीमीड, ठीक है ना। बृहस्पति का एक उपग्रह यूरोपा है, जिस पर पानी की संभावना व्यक्त की गई है। यूरोपा, यूरोपा क्या रोपा रे? यूरोपा, ठीक है ना। खुंटा रोपा भाई साहब, जाट ने क्या रोपा? खुंटा रोपा। यूरोपा, यू मतलब तुम, रोपा मतलब रोप के दिखा भाई साहब। इतना बड़े ग्रह पर जहां देवता रहते हैं वहां खुंटा रोप के दिखा, और कोई जाट आया और भाई साहब जाट आड़ू हुआ, बिंडर कौन लागे, ठीक है ना। ठप देसी यूरोपा खुंटो रोप दियो, ठीक है। चलो भाई अपना काम है याद कराना, ठीक है ना। उसके बाद में देखो पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान बृहस्पति के पास से होते हुए हमारे सौर मंडल से बाहर चला गया, लेकिन किसी भी भाई सभ्यता का कोई संकेत सब बहुत ही अजीब हुआ था ये सिस्टम। सर अजीब को मतलब है ये जो पायोनियर है ना, पायोनियर वो तो पायो को नहीं, अपन नियर मतलब पास में, नियर मतलब पास में, ठीक है ना। ये देखा था कि जो बृहस्पति ग्रह है ना, देवताओं का ग्रह, बाहर से ऐसा कोई राक्षस आया होगा या कुछ आया होगा, अजीब ही कुछ था। मतलब सौर मंडल जो है ना, सौर मंडल है, उसके अलावा कुछ पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान है वो आया है कहीं से। इसका मतलब है वो अंतरिक्ष यान कहीं न कहीं से आया है, पृथ्वी से आया नहीं है। तो कहीं न कहीं कहाँ से आया है? जहां पर लोग रह रहे हों और उन्होंने अंतरिक्ष यान छोड़ा हो, और वो बृहस्पति ग्रह से पास से गुजरा। इसका मतलब लोग ये चौमे में पड़ गए, भाई साहब ये क्या हुआ, पृथ्वी पर संपर्क कर लिया, पृथ्वी पर से किसी ने छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब है पृथ्वी के अलावा भी कहीं न कहीं आदमी वगैरह जो हैं, वैज्ञानिक वगैरह, कहीं न कहीं जीवन संभव है जहाँ से ये अंतरिक्ष यान छोड़ा गया है। परंतु बहुत रिसर्च की, ये अभी तक कहीं पता नहीं चला कि कहीं और भी व्यक्ति रहते हैं। बताओ अंतरिक्ष यान है ये पायोनियर 10, तो किसी ने छोड़ा होगा। ऐसा थोड़ी है देवताओं को पराक्रमण करने के लिए कोई राक्षस वगैरह कहीं हो, अदर कहीं रह रहे होंगे, उन्होंने आक्रमण किया होगा, ठीक है नहीं। फिर देवता वगैरह पाया को नहीं होगा, पास कर निकल गया फिर, ठीक है ना। पाया को नहीं, पायोनियर, ठीक है नहीं, पायोनियर मैंने बताओ, पाया को नहीं, नियर मतलब पास में। अगर बृहस्पति ग्रह के एकदम पास में पा जानी तो केवरो राक्षस रूप से निकल जाए, याद करवाने को काम है बेटे मेरो। चलो तो ठीक है, पायोनियर 10 है वो अंतरिक्ष यान। ऐसे इस तरीके से इसकी क्लास लोगे और थोड़ी सी आप अगले दिन इसका रिविजन लगा लोगे, सर ने इस तरीके से हमें याद करवाया था, तो दिमाग में सेट हो जाएंगे पॉइंट, ठीक है ना। आप इस तरीके से थोड़ी सी ट्रिक याद रख सको, पाया को नहीं, पाया नियर, तो शॉर्ट में लिख सको, कोई दिक्कत नहीं, याद रह जाने बाद में फिर और दिमाग लगा हुआ। फिर और दोबारा देखो, अगर रुक जाए क्लास और देखा के समझाओ। सन्नी रंग का रंग होता है वो भी पीला प्रतीत होता है, ध्यान रखना। पीला किसका होता है? शुक्र ग्रह का भी होता है, सन्नी का भी होता है, ध्यान रखना। इस ग्रह पर बहुत विशेषता है, सन्नी ग्रह पर। इस ग्रह की रमणीय 7 छल्ले सौर परिवार की अद्वितीय बनाता है। यह वलय
नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती, इसलिए यह ग्रह सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है शनि ग्रह को। भाई साहब शनि ग्रह को सुंदर ग्रह माना जाता है इस तरीके से, ये वलय होती है शनि ग्रह के ऊपर, ठीक है ना। और शनि का दोस्त भी मानते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, शनि महाराज का दोस्त भी मानते हैं, उसी से नाम पड़ा है शनि ग्रह। पर शनि ग्रह ध्यान रखना बहुत ही सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है ये, क्योंकि इसमें 7 इस तरीके से क्या पाई जाती हैं, वलय पाई जाती हैं। तो आपको पूछ ले कि रमणीय वलय किस ग्रह पर पाई जाती हैं, आप कहोगे शनि ग्रह पर पाई जाती हैं। शनि के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे फोवे, टेथिस, मिमास, ठीक है ना। शनि के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम संघन है और इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। भाई साहब शनि के संबंधित 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक वलय पाई जाती है, दूसरी ये क्या होता है, सबसे कम संघन होता है। संघन होता है, संघन का मतलब ये हुआ कि संघन का मतलब ये हुआ कि एक होता है विरल माध्यम, एक संघन माध्यम। संघन माध्यम में कण पास पास में होते हैं, कण आपको पता है पास पास में होंगे तो उसका घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा, उसका घनत्व भी अधिक होगा, ठीक है ना। अगर अधिक संघन होगा तो उसका घनत्व भी अधिक होगा। घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में द्रव्यमान, वो घनत्व होता है। ये कम संघन होने के कारण इसका घनत्व भी क्या होता है, घनत्व भी कम होता है। और मैंने आपको बताया था आर्किमिडीज के सिद्धांत के अंदर, पानी के अंदर कौन सी टीप तैरती है, जिसका घनत्व कम होता है वो तैरती है, घनत्व अधिक होता है वो डूब जाती है। इसका घनत्व पानी से भी कम होता है, इसलिए शनि ग्रह पर को अगर किसी पानी के ऊपर लाकर रख देना तो वो तैरेगा तैरेगा भाई साहब, डूबेगा नहीं। और वाह क्या बात है, शनि ग्रह के बारे में 2 चीजें हैं। क्यों, क्योंकि इसकी ये वलय लगी हुई होती हैं। जैसे मुझे बताओ, तैरने के लिए आप ऐसे हाथ नहीं मारते हो क्या, हाथ मारते हो ना, इसी तरीके से ये जो भी शनि ग्रह है उसके चारों ओर ऐसे वलय बनी हुई होती हैं, उसको तैरने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, जल के ऊपर इस तरीके से ठहर जाती है, ठीक है ना। याद करवाने के मैं याद करवा देता हूँ आपको, दोनों चीजें एक साथ याद हो जाएंगी। शनि और बृहस्पति के बाद में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह वो टाइटन उपग्रह। टाइटन उपग्रह किसका है, शनि का, ध्यान रखना। अरुण ग्रह, ठीक है ना, यूरेनस। अरुण ग्रह, अरुण की खोज विलियम हर्सेल ने की थी। हर्सेल भाई साहब, एक वो मेरे सागे जी को अरुण ने तो भी बात में था नहीं, एक बतानी और भूल गयो, ठीक है ना, क्या बताने भूल गयो के वो मेरे सागे रहन तो नहीं जी, इसी कोई सेल कौन छोड़ तो, कोई मतलब 100 रुपये की 99 रुपये कोई सेल चलती भाई, एक ही कौन छोड़ तो भाई साहब, वो बंदो हर सेल में जाके आन तो, ठीक है ना, हर सेल में वो जागे आन तो 99-100 रुपये यूं बत्ती कदी बात चीज कदी खरीद तो को, ठीक है ना। तो उससे मेरे ये याद हो गया कि अरुण ग्रह है ना, उसकी खोज विलियम हर्सेल ने की थी। हर्सेल ने की थी, हर सेल में जाके आता था वो, ठीक है ना। अरुण और वरुण सौर परिवार के, भाई साहब मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अरुण वरुण सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं, ठीक है, ये तो बाह्यतम ग्रह हैं, बाह्यतम 4 ग्रह हैं। इसे केवल बड़े दूरदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, पृथ्वी से दूर होने के कारण कोई बड़े दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस की भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। यूरेनस की विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है, इसलिए इसकी लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। चलो भाई साहब, मेरे तो भाई काम फिट है, अरुण भाई है, अरुण की थाने फोटो दिखा दियो यार, बहुत लंबो सो अरुण नाम को कोई थारा सागर होगो लंबो सो, और लंबो आदमी हो वो क्यों है, ई तरीकों झुक जाए, ठीक है ना, ई तरीकों झुक जाए थाने बेरो है, और वो हर शैल में जागे तो भाई साहब, और ई तरीकों झुक क्यों रहन तो, इसका मतलब उसकी जो अक्ष है ना, अक्ष है वो पृथ्वी की अक्ष तो थोड़ी सी झुकी हुई है, इसकी अक्ष बहुत झुकी हुई है। बहुत झुकी होने के कारण ऐसा लग रहा है कि ये ग्रह ऐसे न होकर ऐसा लेटा हुआ है, इसकी अक्ष ऐसे नहीं होकर ऐसी है, तो ऐसा लग रहा है ये लेटा हुआ है, तो लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है अरुण ग्रह को। अरुण और अरुण में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तब मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3 बातें आप किसी अपने मित्र के संबंधित ये बातें याद कर रखना। इस ग्रह में कोई इश्यू हुआ है जी को हर सेल में जागे आवे, ठीक है, और लेटेडो लंबो हुआ है जी को लेटो वो प्रतीत हुआ है, और भी थे शुक्रिया भी अदा कर सको, क्योंकि शुक्र और अरुण एक ही तरीके से घूर्णन करें, ठीक है। इसको कोई आदमी हुआ है भी नाम अगर अरुण ने तो अरुण का डालियो, याद रखने का, और तो क्या बताऊं था। इस ग्रह पर मिथेन गैस की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, इसलिए इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है भाई साहब, ठीक है ना। अब इस ग्रह पर मिथेन की मात्रा अधिक पाए जाने का आपको ऐसा पूछ सकता है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है, मुझे बताओ। देखो, पीला ग्रह सर शुक्र ग्रह को कहा जाता है, पीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है क्योंकि इस पर H2SO4 पाया जाता है, ठीक ना। पृथ्वी पर जल पाया जाता है जिसके कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र पर जब CO2 पाई जाती है इसलिए इसको गर्म ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और मंगल पर आयरन ऑक्साइड पाई जाती है इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना।
अरुण ग्रह होता है उस पर मेथेन पाई जाती है, मेथेन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको हेरा ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह को हेरा कहा जाता है। और एक बात बता देता हूँ, जो भी आपने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, जो लंबे व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, वो हंसमुख होते हैं बस। एक जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो भी हंसमुख होते हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब मेरी तो ये चारों चीज़ें अरुण के संबंधी सारी चीज़ें याद हो गई भाई साहब। हर सेल में जाके आता था भाई साहब, बहुत लंबा था, तो झुका हुआ रहता था, लेटा हुआ मैं उसको सदा ही कहता था, ठीक है। और उसके बाद में वो भाई साहब हर सेल में जाके आता था। जो 99 रुपए की सेल में जाके आएगा ना भाई साहब, वो ज़्यादा वो नहीं है, फने का नहीं है, ठीक है ना। आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूँ, ठीक है ना। मैं तो इसे कोई मौका छोड़ूं भी को नहीं, आदत पड़ेड़ी है मैंने अरुण के सागर है, ठीक है। तो वो अपना कोई हाई फाई नहीं समझता भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, 99 की चीज़ है, लेने की है, फ्री में थोड़ी लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 99 की चीज़ है भाई साहब, हर समय वो हंसता ही रहता था भाई साहब, हर सेल में जाता था, खुश मिजाज रहता था, एकदम हैरा हैरा खिला हुआ रहता था वो। इसलिए मैं अरुण को समय हमेशा हैरा रंग का या हैरा ग्रह का कहता हूँ। तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने याद करवा दी अरुण के संबंधित। अब भाई साहब आप जानो, आपका काम जाने। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, और मज़ा आ जाएंगे। अगर पूरी कंप्लीट साइंस पढ़नी है तो अपने ऐप पर जाओ, ऐप का लिंक नीचे दे रखा है, नीचे नहीं मिले तो प्ले स्टोर में जाकर क्लियर माइंड एजुकेशन सर्च करो, मिल जाएगा। उस पर सब कुछ डाल रखा है, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, कोर्स वगैरह सब कुछ है, मज़ा आ जाएंगे पूरी साइंस को आप ऐसे पढ़ोगे तो, ठीक है ना। इसका वायुमंडल बर्फीला हाइड्रोजन हीलियम मीथेन गैस युक्त होता है। इसमें 47 ज्ञात ग्रह, मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, आपको साइंस पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लोगों ने किताबें वगैरह भी निकाल रखी हैं, पर उनकी आप जब क्लासें लोगे ना, और मेरे वाले यहाँ पे क्लासें लोगे, तो आपको दिन रात का अंतर नजर आएगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि मैं नहीं बोलूँगा, इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, नहीं बोलूँगा, किसी दूसरे के बारे में बोलना सही नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो अपना काम सारे ही अच्छा ही कर रहे हैं, बस बात यही है, क्या ही बोलूँ यार, रहा नहीं जाता ना, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर हैं ऐसे यार, चलो किताब कहीं से आप लिख देते हो, मान लिया आपकी बात, पर उनको आप पढ़ाओ ना, उतनी शिद्दत से पढ़ाओ, तभी तो पता चलेगा। बच्चों की बहुत रिक्वायरमेंट आती है, सर साइंस की बुक आप भी निकाल दीजिए, ठीक है, विज्ञान की बुक निकाल दीजिए, मैथ की निकाल दीजिए। मैथ की कोई बुक मार्केट में बढ़िया अवेलेबल नहीं है, नहीं साइंस की है बढ़िया तरीके से शॉर्ट मैटर हो, जिसके अंदर सॉलिड एकदम एनसीईआरटी को फॉलो कर रखा हो। बहुत सारा कचरा कहाँ कहाँ से चक चक कर भाई साहब किताबें बनाते हैं, ठीक है ना। फिर उनको एक्सप्लेन भी उतना वो उस हद तक भी करवाना चाहिए। अगर कंटेंट है आपके पास तो उस कंटेंट को पढ़ने के बाद में बच्चे को ऐसा लगे भाई साहब ये तो कुछ है भी नहीं, नामात्र सा है, ये तो कुछ भी कंटेंट नहीं है, ठीक है ना। मतलब इतना बड़ा पढ़ाने के बाद में बच्चे को ये लगे सर ये तो याद करवा दिया सर ने क्लास के अंदर ही है क्या, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे। वरुण ग्रह की खोज भाई साहब मैंने नेपाल से याद कर रखा है, ठीक है ना, नेपच्यून याद रखना, ठीक है ना। इसकी खोज की थी ना वो लीवियर, तो आप लेवियर याद रख सकते हो, लेवियर, लेवियर लीवियर ने की थी, यूजे लेवियर ने की थी इसकी खोज, ठीक है ना। और भाई साहब आपको पता है वरुण धवन है वो विदेश में जाएगा, नेपाल में जाएगा, टिंडा लियान थोड़ा जाओ रहे, वो जाके सीधो होटल आने को लिया बियर, क्या लिया रहा है, ले बियर, ले बियर, ले बियर, लिया रहा है बियर, बियर लिया रहा है छोरा, लिया बियर, ले बियर, ले बियर, ले बियर से याद रह जाएगा, इसकी खोज ले बियर ने की थी। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें, ध्यान रखना। इसमें 13 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटोन इसका सबसे बड़ा उपग्रह या इसका चंद्रमा है, यह है सबसे ठंडा और सूर्य सबसे दूर ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय इसी को लगता है, ध्यान रखना। उपग्रह, उपग्रह क्या होते हैं वो देखो सर, वो उपग्रह वही होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहते हैं। वे आकार में ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह को चंद्रमा कहते हैं। ये आरबीएससी सॉरी जो एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 6 की उसके अंदर दे रखा है ये, कि जो प्राकृतिक उपग्रह का नाम सामान्य चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह, इसलिए हम ये कह सकते हैं मंगल के 2 चंद्रमा है। बृहस्पति, शनि, जो यूरेनस, वरुण ग्रह के भी कई ऐसे चंद्रमा हैं, मतलब प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है। चंद्रमा की बात कर रहे हैं, वो ये चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, उस चंद्रमा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यह दिन तक चंद्रमा की पूर्ण सक्रिय दिखाई देती है। वह दिन जब तक चंद्रमा दिखाई देती है उसको पूर्णिमा कहते हैं। ध्यान रखना, चंद्रमा आप देखते हो, देखते हो या नहीं देखते रहे सर, चंद्रमा तो देखते ही हम। पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है। जब पूर्णिमा का दिन होता है ना सर, पूर्णिमा का दिन होता है, पूर्णिमा के दिन पूरा हमें चांद दिखाई देता है एकदम, ठीक है ना।
जैसे पूर्णिमा के बाद में एक क्यों दूज, 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकले, उस तरीके से बाद में धीरे धीरे चांद ऐसा इतना दिखाई देगा, उसके बाद में इतना दिखाई देगा, उसके बाद में याददाई दिखाई देगा। ध्यान रखना धीरे धीरे क्या होता है, याददाई दिखाई देगा, उसके बाद में इतना, उसके बाद में एकदम विलुप्त हो जाता है। ठीक है ना, दिखाई नहीं देता है चांद। ठीक है, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन अमावस्या होती है। उस दिन क्या होती है, अमावस्या होती है। माउस बोला आप, पुण्यु बोला पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन चांद एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। चांदनी रात बोलना आप पूर्णिमा। अमावस्या दिन अंधेरी रात बोलना। यूं इन बीच के में कितना दिन हुए, 15 दिन हुए। ठीक है ना, उसके बाद में अमावस्या के बाद में, अमावस्या के बाद में पहला अगला दिन है, अगला दिन है। देखो पूर्णिमा बाद में एक क्यों दूज तीज चौथ पांचों आप साधारण ग्राम ये तो कमा, फिर 10 11 12 13 14 बाद में क्या अमावस्या आ गई। अमावस्या के बाद में पहला दिन आता है, तो चांद थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फिर बड़ा बड़ा करते करते पूरा दिखाई देने लगता है। तो ये जो पहला दिन है ना, पहले दिन जब चांद आपको थोड़ा सा दिखाई देता है ना, अमावस्या के अगले दिन जो चांद दिखाई देता है उसको कहते हैं बालचंद्र। क्या कहते हैं, बालचंद्र कहते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में चांद है ना यहाँ पर इस तरीके से गोल नहीं दिखाई देता, धीरे धीरे छोटा होते हुए फिर आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक ना, फिर आपको इस तरीके से दिखाई देगा, चांद आपको इस तरीके से दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे पूरा दिखाई देता है। इसी ऐसे 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 होता है। ठीक है ना, तो इसको लाइनिंग मून कहते हैं, लाइन सी दिखाई देती है। फिर यहाँ वापस क्या आ जाती है, पूर्णिमा आ जाती है। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच में कितने दिन होते हैं सर? एक पूर्णिमा से भी दूसरी पूर्णिमा के दिन कितने होने चाहिए? दिन 30 दिन होने चाहिए, परंतु ध्यान रखना कितने होते हैं, 29 दिन होते हैं। उसीलिए हम कहते हैं ना कि पांचों बेड़ी है, पांचों चौथ बेड़ी है, छठ और सातों एक ही दिन है। ठीक है ना, तो एक दिन इस 30 दिनों के अंदर एक दिन होता है, वो 2 तिथि एक साथ होती हैं, तो इसलिए 29 दिन। 2 पूर्णिमाओं के बीच में कितना दिन होता है, 29 दिन का समय होता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा चमकता है, अमावस्या के दिन क्या होता है, अंधेरा रहता है, अंधेरी रात होती है। ठीक है, पढ़ते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि में चंद्रमा को चमकीला भाग घटता जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, उसे अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक एक छोटा भाग दिखाई देता है, जिसे बालचंद्र कहते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कला कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के मध्य की अवधि लगभग 29 दिन की होती है। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। तो मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, सूर्य के चारों ओर देखो ये कह रहा है कि ये पृथ्वी है। ठीक है ना, पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा चक्कर लगाता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, तब उसको कितने दिन लगते हैं? 27 से 1/3 दिन लगते हैं। जब ये खुद ध्यान रखना अपने अक्ष पर भी क्या कर रहा होता है, ये घूर्णन कर रहा होता है, तब भी उतना ही समय लगता है। 27 से 1/3 दिन लगते हैं। घूर्णन में भी उतना समय लगता है, परिभ्रमण और परिक्रमण में एक जैसा ही समय लगता है। 27 दिन 8 घंटे कह दें या 27 से 1/3 कह दें। ठीक है ना, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कक्षा 6 की जो सामाजिक अध्ययन की बुक है ना, उसके अंदर ये लिख रखा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है 3,84,000। ध्यान रखना, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। ध्यान रखना, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। वही 27 दिन 8 घंटे है, वही 27 से 1/3 दिन का समय लेता है। यह अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी है। निकटतम अपने सबसे पास क्या है? चंद्रमा है। ध्यान रखना, अन्य की तुलना में पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर वायुमंडल नए के बराबर होता है, वायुमंडल पाया नहीं जाता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा कितना बड़ा है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। ध्यान रखना, 4 गुना पृथ्वी बड़ी है चंद्रमा से। ये वो उसी बुक के अंदर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये। चंद्रमा की सतह पर वर्ताकार कटोरेनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे गर्त व क्रेटर कहते हैं। इनमें से अधिकांशतः गर्त अंतरिक्ष से आए हुए चट्टाने अर्थात क्षुद्र ग्रहों के आघात से बने हुए। क्षुद्र ग्रह आकर टकराते ही वहां क्या बन गए? खाड्डे बन गए, गर्त बन गए, जिसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल जल जीवन विद्यमान न होने के कारण यहाँ जल विद्यमान और वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण यहाँ जीवन की संभावना नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, हमें चंद्रमा इसलिए चमकीला दिखाई पड़ता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ये ध्यान रखना।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, तारे का अपना खुद का प्रकाश होता है। जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश आकर गिरता है और वो उससे परावर्तन होकर हमारे तक पहुंचता है, तब हमें चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है ना। अगर किसी कारणवश अगर चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं गिरेगा, ध्यान रखना, तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, ठीक है सर। हमें चंद्रमा का केवल वही भाग दिखाई देता है जहां पर प्रकाश गिरता है, ठीक ना। इसका मतलब ये बात हो कि चंद्रमा का कुछ भाग ऐसा भी होता है जिसको शांत कहते हैं, एकदम शांत एरिया, शांत क्षेत्र बोलते हैं जिसको, जहां पर चंद्रमा पर जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता उसको एकदम शांत कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। कुछ भाग ऐसा होता है जहां पर नहीं पहुंच पाता। चलो, तो अपोलो 11 मिशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाला जो वैज्ञानिक था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ये थर्ड ग्रेड के अंदर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना जो कदम रखा था, अपोलो 11 मिशन था, जो लॉन्च कब किया गया था, 16 जुलाई 1969 में किया गया था, ठीक है ना। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था ना, वो लॉन्च 16 जुलाई को किया था, पर 21 जुलाई या 20 जुलाई, कई बार 20 जुलाई भी ऑप्शन मिलता है, एनसीईआरटी में 21 जुलाई दे रखा है। 21 जुलाई 1969 में, ध्यान रखना, ये यान अपोलो 11 मिशन है, वो सफल होता है। और सबसे पहले पैर कब रखता है, 21 जुलाई 1969 में रखता है। उसके बाद में एडविन एल्ड्रिन, ये उसके बाद में अंतरिक्ष में जाता है, ध्यान रखना। अपोलो 11 जो मिशन है ना, इसके तहत कौन से यान में बैठकर भाई साहब जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो गया, कौन से, वो ध्यान रखना, ईगल जो वाहन है ना, यान का क्या नाम था, ईगल यान था, उसके माध्यम से बैठकर वो गया था। डेट याद रखना, पीछे थर्ड ग्रेड के अंदर पूछ ली गई है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला यान कौन था, लूना 2 था, ध्यान रखना। लूना फेस्ट था, वो क्या रेस हो गया, वो चंद्रमा पर पहुंच नहीं पाया। लूना 2 था, इसमें कोई मानव नहीं था, ध्यान रखना। भारत ने चंद्रमा पर कई सफल मिशन भेजे, भारत ने बहुत सारे मिशन है वो चंद्रमा पर भेजे हैं। यहां से प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना है चंद्रयान 3 से, ध्यान रखना। चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा, याद रखो, 2008 को भेजा। चंद्रयान सेकंड 2019 को भेजा, और वो जो चंद्रयान 3 है वो 2023 को भेजा। 8, 19 और 23 3 मिशन भेजे गए थे। डेट भी 23 वाले की तो डेट भी याद रखनी है आपको फिक्स। और आपको पता ही है अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना, 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो चंद्रयान फर्स्ट है ना, वो पानी की तलाश के लिए भेजा गया था, ध्यान रखना। चंद्रयान 2 है वो चंद्रमा की सतह पर खनिजों व जल की उपस्थिति की मैपिंग करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद में चंद्रयान 3 भेजा गया था ना, चंद्रयान 2 है ना वो सफल नहीं हुआ मिशन। चंद्रयान 3 भेजा गया था ना, वो 2023 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। पर वहां पे पहुंचा कब, वो डेट पूछी जाती है। सॉफ्ट जो लैंडिंग की थी वो 23 अगस्त 2023 को की थी, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, यही पूछी जाती है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोलर उतरा, जो भारत का पहला सफल चंद्र लैंडिंग था, ध्यान रखना। भारत का पहला सफल था, जिसके अंदर क्या हुआ था, एक तो विक्रम नाम का, विक्रम साराभाई नाम से पड़ा हुआ है, विक्रम तो था लैंडर, ठीक है ना। और जो प्रज्ञान था वो रोवर था। विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर का मतलब है रॉकेट से निकलकर ये विक्रम लैंडर अलग हुआ और वो चंद्रमा की सतह पर जाकर ठहरा, और फिर उससे एक रोबोट निकला जिसको प्रज्ञान कहते हैं। प्रज्ञान का मतलब बुद्धिमान था वो रोबोट, ठीक है ना, उसको प्रज्ञान रोवर कहते हैं। वो फिर चंद्रमा पर गति करता हुआ, ठीक है ना, जैसे ही सूर्य का प्रकाश गिरता तो वो चार्ज हो जाता, चार्ज हो जाए वो गति करता, और गति करता हुआ वो 14 दिन तक रहा था वहां, ठीक है ना, 14 दिन तक रहा था, ध्यान रखना, ठीक है ना, 14 दिन तक रहा। और इसने एक महत्वपूर्ण चीज की खोज की थी, मुख्यतः वो था सल्फर का पता लगाया था, सल्फर का पता लगाया था इसने, ध्यान रखना। मुख्यतः ये नई चीज निकल के आई थी, ठीक है। भारत का चौथा देश बना जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, भारत चौथा देश बना जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, परंतु पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की। चंद्रमा पर उत्तर ध्रुव पर तो बहुत सारी लैंडिंग हुई है वैसा, और बहुत सारी नहीं हुई है, चौथा देश भारत ही बना है, परंतु दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है भारत, ध्यान रखना। इसी की खुशी में भाई साहब सब कुछ झूम उठे, और 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक चौथे मिशन की भी अभी चल रही है चर्चा भाई साहब, चंद्रयान फोर्थ की भी योजनाएं बनाई जा रही है, ध्यान रखना। उसके बाद में देखेंगे हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये तो आपको वैसे पता ही है, फिर भी देखो आपको समझाता हूं मैं थोड़ा सा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है, चलो समझा दो गुरुजी।
ओ हटावरो सूर्य, ठीक है, जो मान ली ओ लियो सूर्य, चमका दिया इन, ठीक है। उसके बाद में यहां पे है पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी, जो इसके चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है सर मान लिया। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो है चंद्रमा, वो क्या है चंद्रमा, ये चंद्रमा है, वो इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, मान ली बात सर। अब यहां पे ऐसा मानो कि चंद्रमा आ जाता है यहां पे, चंद्रमा कहां आ जाता है, यहां पे आ जाता है चक्कर लगाता हुआ, तब एक कंडीशन बनती है। अब मैं आपको कहता हूं सबसे पहले आपको ग्रहण का पता होना जरूरी है, ग्रहण क्या होता है, ग्रहण क्या होता है उसका पता होना जरूरी है। ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है जैसे सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा हमें, तब हम ये कहेंगे सूर्य ग्रहण हो गया। जब चंद्र ग्रहण होगा तब ये हम ये कहेंगे चंद्रमा का कुछ भाग हमें दिखाई नहीं देगा, उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण किसको बोलते हैं, जब हमें सूर्य दिखाई नहीं दे सूर्य ग्रहण होगा सर, चंद्र ग्रहण होगा चंद्र, सूर्य कब दिखाई नहीं देगा पृथ्वी के, जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा। और ध्यान रखना चंद्रमा है ना, चंद्रमा आप ये कहोगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है ना तब सूर्य ग्रहण होता है, ये बात पूर्णतः सही नहीं है। पूर्णतः बात सही ये है जब पृथ्वी सूर्य और जो चंद्रमा है वो एकदम एक लाइन में आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं भाई साहब, एक लाइन में आ जाते हैं ना तब क्या होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण होता कब है, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन होता है ना, अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या के दिन होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो अमावस्या है ना, अमावस्या, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण दिखाई देता है दिन में हमें, ठीक है ना, कुछ समय के लिए देखने को मिलता है, कुछ समय हमें ऐसा लगेगा, वरना तो फिर ये नियंत्रण पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी इसके चारों ओर घूम रहा है, तो ठीक है ना, बस कुछ ही घंटों की बात होगी कि जो इस चंद्रमा, मुझे बताओ ये चंद्रमा है, चंद्रमा, चंद्रमा का इस सूर्य का प्रकाश किस पर गिरेगा, चंद्रमा पर गिरेगा, चंद्रमा के इस भाग पर गिरेगा, आपको पता है किस भाग पर गिरेगा, इस भाग पर गिरेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आगे नहीं जा पाएगा तो ये चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ भाग पर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सभी स्थान पर दिखाई देता है, जिस कुछ क्षेत्र में बनता है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में बनेगा वो कभी सूर्य ग्रहण हो सकता है, कहीं और सूर्य ग्रहण कभी हो सकता है। ये छाया है ना, ये छाया, ये छाया कहाँ पे गिरेगी, ये छाया गिरेगी इस पृथ्वी पर, ठीक है ना, इस पृथ्वी पर गिरेगी, तो इस पृथ्वी पर गिरेगी तो ऐसा लगेगा कि ये छाया गिरेगी, तो मुझे बताओ इतना जो भाग है ना वो सूर्य का दिखाई नहीं देगा। अगर पूरा सूर्य को अगर वो कवर कर रहा है ना, चंद्रमा, चंद्रमा पूरे सूर्य को कवर कर रहा है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, वरना कुछ आधा जो सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ तो सर ये अमावस्या के दिन कैसे होता है, अमावस्या के दिन होने का कारण ये सर, अमावस्या के दिन तो हमें चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता है, बात सही है ना, अमावस्या के दिन चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा कहाँ दिखाई देगा मुझे बताओ, जब सूर्य का प्रकाश इस भाग पे गिर रहा है तो ये जो साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड आपको चंद्रमा है ये दिखाई थोड़ी दे रही है, केवल छाया दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो उस समय क्या नहीं दिखाई देगा, चंद्रमा भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब सूर्य ग्रहण दिन में होता है, सूर्य ग्रहण कब होगा, जब तीनों एक सीधे में होंगे, सूर्य और पृथ्वी और जो चंद्रमा, और किस दिन दिखाई देता है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है, चलो मान लेते हैं बात। अब बात करते हैं, अब आपके दिमाग में थोड़ी सी एक बात और खटक रही होगी कि सर हम मान लेते हैं कि ये सूर्य है, सूर्य देखते हैं, सूर्य के बाद में हम बुध ग्रह भी पढ़ते हैं, बुध ग्रह के बाद में शुक्र ग्रह पढ़ते हैं, उसके बाद में पृथ्वी पढ़ते हैं, तो पृथ्वी के कारण यहाँ चक्कर लगा रहा होता है चंद्रमा, तो क्या सर ये जब बुध ग्रह होता है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तब ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती क्या कि ये बुध ग्रह है वो सूर्य और इस पृथ्वी के बीच में आ जाए, तब यहाँ पे सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता। बात आपकी ये भी सही है कि सर चंद्रमा जब आगे आ जाता है तब हम कह देते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है, परंतु ये बुध और जो शुक्र ग्रह हैं ये आगे आ जाते हैं तब क्यों नहीं होता। ध्यान रखना जब बुध ग्रह होता है ना, बुध ग्रह वो पृथ्वी से दूर होता है, और कोई चीज जब दूर होती है ना तब वो थोड़ा सा मामूली सा सूर्य का भाग कवर करती है, जब जितनी पास में होती है ना, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी, पृथ्वी के पास में है चंद्रमा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ जैसे मैंने इस हाथ से, ये मेरा जो हाथ है ये चंद्रमा है, पीछे पृथ्वी है और वो सूर्य है, ऐसा मानो जो कैमरा है वो, तो मैंने यहां से मुझे बताओ कितना भाग कवर कर रखा है,
सूर्य का कितना भाग कवर कर रखा है, ठीक है, कितना भाग कवर कर, सर थोड़ा सा भाग कवर हो रहा है, आई ना बात समझ में। जैसे नहीं 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 नहीं, वो पृथ्वी है ऐसा मानो कैमरा, और ये सूर्य है, और ये बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह इतना दूर है, तो बताओ आपको कितना भाग दिखाई दे रहा है, सर इतना सा भाग है वो ढका दिखाई दे रहा है और सूर्य दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। अगर ऐसा कोई पिंड हो जो आपके एकदम पृथ्वी के नजदीक हो, जैसे चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा है, जैसे एकदम नजदीक हो, ऐसा मानो कि ये एकदम नजदीक, अब बताओ मुझे आपको सूर्य का कितना भाग दिखाई दे रहा है बोर्ड का, सर अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा है ना, चंद्रमा वो सूर्य के पृथ्वी के नजदीक होने के कारण, ठीक है ना, नजदीक होने के कारण सूर्य का बहुत सारा भाग है वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। जो बुध ग्रह है और जो शुक्र ग्रह के कारण होता है वो मामूली सा सूर्य का भाग होता है, जिसमें हमें काला सा धब्बा दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं शुक्र परागमन और बुध परागमन बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो ठीक है आगे सर, अब हमें चंद्र ग्रहण और समझा दीजिए सर थोड़ा सा, वो तो आपने बता दिया, चलो परागमन लिख लेना इसको, शुक्र परागमन और चंद्र परागमन। चलो अब देखते हैं सर चंद्र ग्रहण कब होता है। सर चंद्र ग्रहण तब होगा जब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, और चंद्रमा कब दिखाई नहीं देता, सर चंद्रमा है ना, चंद्रमा 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 तो हमें दिखाई तब नहीं देगा जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं गिरे, जब सूर्य का प्रकाश किस पर नहीं गिरे, चंद्रमा पे नहीं गिरे, तब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि ये जब सूर्य है, जब क्या है यहाँ पे सूर्य है और सूर्य के चारों ओर यहाँ पे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, यहाँ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और इसके चारों ओर कोई चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, मतलब चंद्रमा यहाँ आ जाए, ये चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ आ जाए, तो मुझे बताओ जब सूर्य का प्रकाश, ये पृथ्वी है, जो आपको ये पृथ्वी दिखाई दे रही है, ये पृथ्वी, पृथ्वी इस सूर्य के प्रकाश को रोक लेगी, इस चंद्रमा पर नहीं गिरेगा, तो हमें चंद्रमा दिखाई देगा क्या, सर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। मैं ये बात कहूं कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में, चंद्रमा सूर्य के बीच में क्या आती है, जब पृथ्वी आती है ना, तब हमें चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं गिरेगा तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। ये बात सही है क्या? इससे बेस्ट ये बात सही है कि जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही सीध में हो, एकदम एक रेखा में हो, तब होता है ये। थोड़ा सा अगर चंद्रमा इधर हुआ ना, तो यहां से सूर्य का प्रकाश इस पर गिर जाएगा और हमें चंद्रमा का भाग दिखाई देगा। अब एक इंटरेस्ट बात ये है कि ये दिखाई देता है, वो कब दिखाई देता है, ये दिखाई देता है पूर्णिमा को। जो चंद्र ग्रहण होता है ना, वो कब होता है, पूर्णिमा को होता है। सर ये तो आपने क्या कह दिया, पूर्णिमा को तो चांद हमें पूरा दिखाई देता है, और आप ये कह रहे हो कि सर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। ध्यान रखना, प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होते, पर जब भी होंगे वो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होगा और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा। सर ये बात क्या कहती है कि चंद्रमा हमें पूर्णिमा के दिन दिखाई नहीं देता? थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि जो पूर्णिमा के दिन हमें चांद दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है। बात तो सही है, पर ध्यान रखना कुछ ही समय के लिए, जब चांद एकदम पूरा दिखाई देना चाहिए, चांद जब एकदम पूरा दिखाई देना चाहिए, उसमें कुछ समय आता है, घंटे 2 घंटे आते हैं, जिसमें आपको चंद्रमा का भाग दिखाई नहीं देता। उसके बाद तो पूरी चांदनी रात ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं, तभी इसको क्या बोला जाता है, चंद्र ग्रहण बोला जाता है, ध्यान रखना। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। और एक चीज में होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना, एक चीज में होना चाहिए। चलो ठीक है। उसके बाद में कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा था वो आ गया। उसके बाद में आता है कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित पिंड जो पृथ्वी व अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। सामान्य सी बात है। कृत्रिम उपग्रह के प्रकार देखते हैं। एक होता है भूस्थिर उपग्रह होता है, एक ध्रुवीय उपग्रह होता है। भूस्थिर उपग्रह होता है ना, वो भूमध्य रेखा के आसपास चक्कर लगाता है, और जो ध्रुवीय जो उपग्रह होता है ना, वो जो पृथ्वी का ध्रुव होते हैं वहां पे चक्कर लगाता है, ठीक है ना, वहां पे स्थित होता है। तो ध्यान रखना, ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पहले आपको गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया था, वहां बताया था। ये यहाँ से भी एक प्रश्न आया है। भूस्थिर उपग्रह होते हैं ना, वो ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी पर किसी निश्चित स्थान पर देखने पर स्थिर दिखाई देते हैं, जिसे भूस्थिर उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर आप देखोगे ना इसको, तो आपको स्थिर नजर आएंगे, परंतु आपको पता है उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो सर ऐसा कैसा होता है भूस्थिर उपग्रह, तभी नाम पड़ा है भूस्थिर उपग्रह, भूमि से देखने पर स्थिर प्रतीत होते हैं। ध्यान रखना, ये उपग्रह है ना, कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करते हैं।
24 घंटे में कितने चक्कर पूरे करते हैं सर? एक चक्कर पूरे करते हैं, आप कह रहे हो 24 घंटे के अंदर। और पृथ्वी भी अपना घूर्णन अक्ष पर 1 घंटे में जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए आपको ये लगता है कि ये दोनों का, एक का जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, एक खुद के अक्ष पर घूमना, वो समय बराबर होने के कारण ऐसा लगता है कि वो स्थिर प्रतीत है, एक तरीके से रुका हुआ है वो। ठीक है, यह उपग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर होता है, 36,000 किलोमीटर पर होता है। ये प्रश्न पूछ लिया था, कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? 36,000 किलोमीटर पे होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये उपग्रह भूमध्य रेखीय कक्ष में चक्कर काटते हैं। ये भूमध्य रेखीय जो कक्ष होती है ना, वहां चक्कर काटते हैं भूस्थिर उपग्रह। ठीक है, उसके बाद में भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के जो घूर्णन काल के बराबर होता है। अतः भूस्थिर उपग्रह भी पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी का अपने अक्ष के एक चक्कर पूरा करते हैं, वही डायरेक्शन में करते हैं। इसलिए पृथ्वी से देखने पर ये ग्रह स्थिर दिखाई देते हैं। जैसे 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थितिक उपग्रह कौन सा था? आपको ये कहेगा इसरो द्वारा पहला जो भूस्थिर उपग्रह है वो कौन सा पृथ्वी के चारों ओर छोड़ा गया था? ठीक है ना। आप ये कहोगे एप्पल के फोन आते हैं तो एप्पल, ध्यान रखना। ठीक है ना। भूस्थिर उपग्रह का उपयोग कब किया जाता है? जैसे सैटेलाइट, आप टेलीविजन देख रहे हो, रेडियो सुन रहे हो, तब जो आपके जो रेडियो जो किरणें होती हैं वो आप तक पहुंचाने का काम करता है, भूस्थिर उपग्रह करता है। इसका उपयोग सैटेलाइट में, टेलीफोन में, सैटेलाइट टेलीविजन में, सैटेलाइट रेडियो में, अन्य प्रकार के वैश्विक संचार के लिए किया जाता है। इसलिए भूस्थिर उपग्रह को संचार उपग्रह भी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन जो सैटेलाइट है वो भी कहा जाता है। आपको ये कहेगा संचार उपग्रह भूस्थिर उपग्रह को कहते हैं, या ध्रुवीय उपग्रह को आप कहोगे भूस्थिर उपग्रह को कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह, पोलर जो सैटेलाइट है वो है ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी पर ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से कम ऊंचाई पर होते हैं, 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं, ध्यान रखना। ध्रुवीय उपग्रह द्वारा बादलों के चित्र लेना, ठीक है ना, उसके काम अलग थे, उसके काम संचार के संबंधी थे। बादलों के चित्र लेना, वायुमंडल संबंधी जानकारी, ओजोन परत में छेद जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करता है। ध्रुवीय उपग्रह से प्राप्त सूचनाएं सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, मौसम विभाग, पर्यावरण संबंधी अध्ययन के लिए उपयोगी है। एक ध्रुवीय उपग्रह अपने कैमरों के द्वारा पूरे दिन में 1 या 2 बार संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन करता है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब भारत परमाणु बम बना रहा था ना, तब एक मूवी है, ध्यान रखना, वो देखना। तब जब अमेरिका का सैटेलाइट है ना, वो घूम रहा होता है ना, तब वो 2 बार छुपने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ध्यान रखना एक पूरे चक्कर में 2 बार भूमि को कवर करता है, ये ध्यान रखना। एक ध्रुवीय उपग्रह कैमरे द्वारा पूरे पृथ्वी पर 1 या 2 बार संपूर्ण पृथ्वी का क्या करता है? अवलोकन करता है। किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उस वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है, ध्यान रखना। सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के संबंधित कौन सा उपग्रह? ध्रुवीय उपग्रह है। और ध्यान रखना, संचार के संबंधित कौन सा उपग्रह है? भूस्थिर उपग्रह। ठीक है, उसके बाद में देखो क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड या अवांतरण, ठीक है ना, अवांतरण ग्रह भी बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? एक होता है क्षुद्र ग्रह होता है, और एक ध्यान रखना उल्काएं होती हैं। दोनों ही क्या होते हैं? पत्थर के बने होते हैं, पत्थर व लोहे के बने होते हैं, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः बृहस्पति और किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। यही प्रश्न आता है लगभग, ठीक है ना। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में काफी बड़ा अंतराल होता है। इस अंतराल में बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसके साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। लगभग 1800 क्षुद्र ग्रह ज्ञात हैं। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है ना, वो है सीरियस, ठीक है ना। सीरियस क्या पड़ा था? सबसे चमकीला तारा, लुब्धक तारा पड़ा था। ये क्या है? ये सीरीज है। क्या है? ये सीरीज है। सीरीज क्या होता है? एक क्षुद्र ग्रह, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, ध्यान रखना, ठीक है। अन्य क्षुद्र ग्रह भी हैं, जैसे जुन्नो हुआ, बेस्टा हुआ, ये भी क्षुद्र ग्रह के नाम है। बस क्षुद्र ग्रह ज्यादातर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद में ग्रहों में टूटकर अलग हो गए थे, ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। एक तरीके से पत्थर ही होते हैं वो, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है पुंछल तारा है, धूमकेतु बोलते हैं, कोर्नेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। धूमकेतु और पुंछल तारा क्या होता है? ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस के अंदर शायद दे रखा है अलग से, तो ये ध्यान रखना। ब्रह्मांड ये धूल के कण होंगे। इसके अंदर होता क्या क्या है? धूल के कण भी होते हैं, गैस भी होते हैं। बर्फ के संगठित होने से पुंछल तारा का निर्माण होता है। धूल हुआ, गैस हुआ, इसके साथ साथ बर्फ भी संगठित होकर पुंछल तारा का निर्माण करती है। पुंछल तारा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसकी एक पूंछ सी होती है, ध्यान रखना। ये पर्वलीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। ये सूर्य है
और ये ऐसा मानो कि ये कोई पूंछ सी है, ये कोई पुंछल तारा है, ठीक है ना। ये पुंछल तारा होता है, पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रखता है, और ये प्रबल्य आकार में इसके चारों ओर क्या लगाता है, प्रबल्य आकार में इसके चारों ओर क्या लगाता है, ये चक्कर लगाता है। इसका परिक्रमण काल अधिक होता है, ध्यान रखना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल क्या होता है, अधिक होता है, समय ज्यादा लगाता है। ये चमकीले सिरे व लंबी पूंछ वाले होते हैं, इसलिए पूंछ सूर्य से दूर होती है, इसकी पूंछ क्या होती है, सूर्य से दूर होती है। हेली नाम का, ठीक है ना, हेली नाम का एक धूमकेतु है, ध्यान रखना, 76 वर्ष के बाद अंतराल में दिखाई देता है, बहुत समय बाद में दिखाई देता है भाई साहब, 76 वर्ष बाद में दिखाई देता है। 1986 में दिखाई था, अब 2062 में दिखाई दे सकता है। ये प्रश्न आता है परीक्षा में, ये बहुत बार आया हुआ है। हेली नाम का एक क्या होता है, धूमकेतु होता है, 76 वर्ष बाद में दिखाई देता है। 1986 में दिखाई दिया था, 2062 में दिखाई देगा। जब धूमकेतु सूर्य के काफी दूरी पर होता है तो इसमें कोई पूंछ नहीं होती, किंतु जब सूर्य के समीप आता है तो पूंछ होती है। जब ये सूर्य के समीप आता है ना, तब ये ज्यादा पूंछ का निर्माण करता है और तभी पूंछ दिखाई देती है। दूर होता है तो पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में रखता है। उल्काएं और उल्का पिंड क्या होते हैं, ये मुझे बताओ। उल्का है ना, उल्का वही पत्थर के टुकड़े होते हैं, ध्यान रखना, लोहे व पत्थर के इस तरीके से टुकड़े होते हैं। वो आकार में क्या होते हैं, जो उल्का और उल्का पिंड आकार में छोटे होते हैं, ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं आकार में। और क्षुद्र ग्रह होते हैं, ग्रह नाम जुड़ गया, वो क्या होते हैं, पत्थर के बड़े बड़े पिंड होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये पिंड है, बड़ा पिंड है, ठीक है ना, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। और जब उल्का है ना, जब वो क्या होते हैं, जब वो जो सौरमंडल के अंदर जब ये होते हैं ना, तब उसको उल्का बोलते हैं। अब वो अगर टूट पर अगर पृथ्वी पर गिर जाते हैं ना आकर, तब उसको उल्का पिंड कह देते हैं, ठीक है ना। इसे साफ आकाश में रात्रि के समय आप देख सकते हो, जब चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे हो ना, तब आप अंतरिक्ष में देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि कोई तारा टूटते हुए अपनी ओर आ रहा है। वो वास्तव में तारा नहीं होता, वो क्या होता है, उल्का होता है, उल्का पिंड होता है। वो जैसे ही ये कोई पत्थर वगैरह होता है ब्रह्मांड के अंदर, वो पृथ्वी पर आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है, तब वो क्या हो जाता है, जलने लग जाता है, ठीक है ना। घर्षण के कारण क्या करने लगता है, जलता हुआ हमें पृथ्वी पर आता हुआ प्रतीत होता है। हमें ऐसा लगता है कि वो शूटिंग तारा है, टूटता हुआ तारा लग रहा है हमें, शूटिंग तारा कहते हैं उल्का, ध्यान रखना। और कई बार क्या होता है, पूरा नहीं जल पाता, पृथ्वी पर आकर एक गड्ढा सा बना देता है, ध्यान रखना। कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तब तो होकर जल उड़ते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पिक हो जाते हैं जल की, ठीक है ना। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए हमें दृष्टिगोचर होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे फूस अपने आप वाष्पीकृत हो जाता है फिर, ठीक है ना। कुछ उल्का आकार में इतने बड़े होते हैं कि पूर्णतः वाष्पीकृत होने में उन्हें पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचते हैं उसे उल्का पिंड, ठीक है ना, उल्कासम कहते हैं। ये पृथ्वी पर गिरकर गड्ढे बना देते हैं बड़े बड़े, ठीक है, नॉर्मल बात है। उल्कावृष्टि किसे कहते हैं, जब ध्यान रखना कि पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार कर रही है, धूमकेतु की पूंछ है, इसको अगर पृथ्वी अगर पार कर रही है ना, ध्यान रखना, तो उल्काओं का झुंड दिखाई देता है हमें, तब हमें उल्काओं का झुंड दिखाई देता है, जिसको उल्कावृष्टि कहते हैं। उल्कावृष्टि मतलब वर्षा। अन्य कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो देख लेना। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, रूस के द्वारा स्पुतनिक 5 छोड़ा गया था अंतरिक्ष के अंदर। विश्व का दूसरा कृत्रिम उपग्रह था वो स्पुतनिक 2 था, लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था इसके अंदर, ध्यान रखना। विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, यूरी गार्गिन पहला यात्री था, ध्यान रखना, रूस का था ये, ठीक है ना। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष कौन थी, वो थे जो वेलेस्टीना थी, ध्यान रखना, वेलेस्टीना पहली महिला थी। अब भारत की बात करते हैं तो 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। ये प्रश्न पूछा गया था L1 के अंदर पिछली बार, 3 अप्रैल 1984 को, ठीक है ना। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। 19 नवंबर 1997 में भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला गई थी और उसकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हो गई थी, वापस नहीं आई भाई, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में मृत्यु पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। पहली महिला कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली, राकेश शर्मा पहला पुरुष था, पहला व्यक्ति यही था। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की सहकल्पना है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ठीक है ना। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ, वैसे आपके चंद्रयान 3 याद भी रह जाएगा, ठीक है ना। 15 अगस्त का समय था जब लोग भाई साहब 15 अगस्त बना रहे थे ना, उसके थोड़े से समय के बाद में 23 अगस्त को चंद्रयान 3 है ना, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी,
ठीक है ना, तो इसे याद रह जाएगा, 15 अगस्त के बाद में हुई थी थोड़ी सी, ठीक है ना। और ये क्या था, 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी इसकी स्थापना, इसरो की। इसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के अंदर बेंगलोर के अंदर है। भारत ने अपना पहला रॉकेट जो छोड़ा था ना, पहला रॉकेट छोड़ा था, रॉकेट का नाम था रोहिणी 75, 1969 में छोड़ा था। 19 अप्रैल 1975 में भारत ने रूसी रॉकेट कोसमोस 3 की सहायता से पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट छोड़ा गया था, ठीक है ना। अंतरिक्ष यान कौन सा था, आर्यभट्ट पहला था 1975 में। किससे छोड़ा था, रूसी रॉकेट कोसमोस 3 से छोड़ा गया था। 1979 में भास्कर पैस छोड़ा गया था, जो भारत का पहला प्रायोगिक दूर संवेदी रिमोट सेंसिंग उपग्रह था, ध्यान रखना। 2004 में छोड़ा गया एजुसेट, भारत का प्रथम उपग्रह जो एजुकेशन से है, एजुसेट शिक्षा के संबंधित था। कोसमोस जो जासूसी उपग्रह था, और एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था, जो एप्पल छोड़ा गया था, पहला संचार उपग्रह था, ठीक है ना। ये जो अंतरिक्ष के संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये आपको जैसे आपके सिलेबस के अंदर तो नहीं है, फिर भी कहीं प्रश्न पूछ लिया जाए तो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, तो मैंने इनको इंक्लूड करवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी जरूर करना। एक बार जो एप्लीकेशन पर जाकर आप जो डेमो टेस्ट हैं वो भी आप देख सकते हो, एकदम इसी तरीके से एनसीईआरटी आधारित बनाए गए हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ये करना कि इसके बाद में आपको कौन सा टॉपिक यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टॉपिक का नाम लिख के भेजना। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, जिसके ऊपर आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।